नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब बिहार में भी एनडीए ने भी भारी बहुमत हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की है। अब एग्जिट पोल्स के सही होने की दावेदारी और ज्यादा दम ठोक कर की जाएगी कि देखो हमने कहा था कि ऐसा ही होगा। लेकिन इसके साथ ही एक और दावेदारी भी पुरजोर तरीके से की जा रही है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी का इतना अच्छा साथ दिया कि राजनीति और सत्ता की डिक्शनरी से अब एंटी इनकम्बेंसी जैसा शब्द भी गायब हो चुका है। अब इसे वोट चोरी कहा जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कहा जाए, या चुनाव के वक्त महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने को रिश्वतखोरी कहा जाए। आपकी जो मर्जी हो सो कह लें, जितना प्रलाप करना हो कर लें कि यह गलत है, बेईमानी है, मगर जो नतीजे आए हैं वो हमारे और आपके सामने हैं। 20 वर्षों के यानी 20 सालों के शासन के बाद नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले या ना मिले, लेकिन बीजेपी के खाते में एक और राज्य अब मजबूती से जुड़ गया है। बिहार में अब तक बीजेपी की दखल बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बना था, मगर इस बार बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर यह जता दिया है, दिखा दिया है कि बिहार में अब उसका दबदबा रहेगा। यानी बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि लगभग 90% स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। बिहार में चाहे दिन दहाड़े हत्या हो, लूटमार हो, अस्पताल में घुसकर लोगों को मारें या सड़क पर कुचलकर किसी की जान ले लें, यह सब अब जंगल राज की परिभाषा से बाहर निकल चुका है। यह जंगल राज की परिभाषा में नहीं आएगा। मोदी जी ने बता दिया है कि उनका कट्टा वाला दांव कामयाब हुआ है बिहार में। आपको याद होगा कि बिहार में जब एसआईआर की शुरुआत हुई थी तभी संदेह होने लगा था, तभी शंका होने लगी थी कि इस बार बीजेपी के खेल का मैदान बिहार बनेगा, और ऐसा ही हुआ है। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उसमें लोगों ने जिस तरह साथ दिया, उसमें एक बारगी तो बीजेपी भी परेशान हो ही चुकी थी। लेकिन बीजेपी शुरू से ही दावे कर रही थी कि हम 200 से ज्यादा सीट लेके आएंगे। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 160 प्लस। उसके अलावा कई अलग अलग कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता कहते आए कि अब की बार हम 200 पार करेंगे। शायद उसे पता था कि इतनी सीटें कैसे आएंगी, और वैसा ही हुआ भी। एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया, और जिस आरजेडी से लोग बदलाव की उम्मीद बांध रहे थे उनके हाथों निराशा लगी है। इन नतीजों पर अब जिस तरह से ज्ञानेश कुमार को बधाई मिल रही है, उस पर शायद बीजेपी को भी मंथन करने की जरूरत है कि इतनी बड़ी पार्टी और देश में एक दशक से ज्यादा समय तक राज कर रहे इस बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी आखिर सारी कोशिशों के बावजूद लोकतंत्र को बचाने का विश्वास क्यों नहीं हासिल कर पाई। विपक्षी नेता लगातार इन नतीजों पर निराशा तो जता ही रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र के लिए चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि अब हार जीत का कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से धन, बल और वोट चोरी से हरियाणा, महाराष्ट्र में खेल हुआ, अब बिहार में भी हो गया है। आइए जरा सुन लीजिए अशोक गहलोत की जुबानी, सुनिए। आगे बढ़ रहा है तेजी से। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है, और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं, कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो भी वोट चोरी है। कहने का मतलब, जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। भाई, आप चुनाव आयोग का मतलब ही निष्पक्ष चुनाव हो, जीते हारे कोई भी हारे। डेमोक्रेसी खतरे में है, प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं, कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है।
तो सुन लिया आपने, यहां पर कह रहे हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुनाव आयोग जिस तरह से इनका साथ दे रहा है वो डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहा है, यानी डेमोक्रेसी खतरे में है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्विटर पर क्या कुछ लिखा, सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताता हूं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नाम नए जोड़ लिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता, यह कह रहे हैं भूपेश बघेल। उधर संजय राउत कह रहे हैं, उन्होंने मराठी में एक ट्वीट किया है, उसका हिंदी तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूं। संजय राउत कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर राष्ट्रीय एजेंडा चला रहे हैं, ऐसे में इससे अलग नतीजा मुमकिन ही नहीं था। बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा, जिनका सत्ता में आना तय था वे 50 मिनट में ही साफ हो गए। ये बात यहां कह रहे हैं, जिनका सत्ता में आना तय था वो 50 मिनट में ही साफ हो गए, यानी वो हार गए शुरुआती 50 मिनट में ही। 8 बजे से आप जानते हैं कि आज काउंटिंग शुरू हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कैसे एनडीए की तरफ पूरा ये जो रुझान है वो जाते हुए हम लोगों ने देखा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बताता हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है, ये बात यहां कह रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव। इसी तरह की प्रतिक्रियाओं की भरमार है दोस्तों, जिससे जाहिर हो रहा है कि एनडीए ने बिहार भले जीत लिया हो, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा जीतना अभी बाकी है। क्या बीजेपी इस भरोसे को जीतने में कभी कामयाब हो पाएगी, या उसकी साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है? और इसी पर आज चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ न्यूज पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट दिन आज का। इस दिन आज इधर खासकर महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, वो उसको उम्मीद थी कि सत्ता की चाबी उसे मिलेगी, लेकिन आखिर उसके हाथ से सत्ता की चाबी कैसे छीन ली गई? क्या यहां बेईमानी हुई है, या बिहार में भयंकर बेईमानी हुई है? असली खेल क्या अभी बाकी है बिहार में? इन सब की चर्चा हम करेंगे। चर्चा यह भी करेंगे कि आज बिहार के इस रिजल्ट के बाद क्या देश के लोकतंत्र के लिए एक ब्लैक डे और काले अध्याय की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस लोकतंत्र के लिए अब अलग ढंग से विपक्षी नेताओं को आगे बढ़ने की जरूरत है? इंडिया गठबंधन को आप देख रहे हैं कि 35 सीटें मात्र है, जिसमें से आरजेडी को 25 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 रुझानों में, और उसके बाद सीपीआई-एमएल को 2 सीट, सीपीआई को कोई सीट नहीं, सीपीएम को 1 सीट और वीआईपी को भी कोई सीट नहीं, आईआईपी को 1 सीट। इस ढंग से 35 सीटें मात्र इंडिया गठबंधन के खाते में और 202 सीटें। सबसे बड़ी बात कि 101 सीटों पर लड़ रही थी बीजेपी और 101 सीटों पर लड़ रही थी जेडीयू। बीजेपी को 90 सीटें, 90% के लगभग स्ट्राइक रेट, जेडीयू को 84 सीटें यानी 83% के लगभग स्ट्राइक रेट। एलजेपीआर 28 सीटों पर लड़ रही थी, टोटल 29 सीटें थी, 1 सीट ऑलरेडी उसके हाथ से निकल चुकी थी। मात्र 28 सीटों पर लड़ रही थी एलजेपीआर, जिसके खाते में 19 सीटें आते हुए दिखाई दे रही हैं। मात्र 6 सीटों पर लड़ रही थी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी 5 सीटें, 6 में से 5 सीट। आरएलएम मात्र 5 सीटों पर लड़ रहे थे आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा, उसमें से 4 सीटें। आखिर इतना बड़ा गेम कैसे हो गया? बिहार में क्या कोई सियासी खेल हुआ है या कुछ और हुआ है? क्या यहां भयंकर बेईमानी हुई है? और अगर बेईमानी हुई है तो कैसे विपक्ष को यहां सजग रहने की जरूरत है? इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए हमारे तमाम साथियों के बीच ले आइए स्क्रीन पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कुछ आंकड़े आपके सामने, पहले अपने साथियों को लेकर आऊं, लेकिन आंकड़े दिखाना चाहता हूं, कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। दिन भर शुरुआती दौर से ही सबसे पहले तेजस्वी यादव आज परास्त होते हुए नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव राघोपुर से लगातार पिछड़ रहे थे। लगातार 15वें राउंड में जाकर तेजस्वी यादव
ने लीड बनाई है 15वें राउंड में जाकर, लेकिन फाइनली तेजस्वी यादव जीत गए हैं 14,532 वोटों से। राघोपुर हम गए थे और हमारी टीम गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव जो पिछली दफा 38,000 वोटों से जीते थे, जो वहां के समर्थक, वहां के लोग, राघोपुर के लोग कह रहे थे कि इस बार कम से कम 20,000 वोटों का और इजाफा होगा तेजस्वी यादव के की जीत में, बल्कि यहां पर इजाफा नहीं बल्कि कम हो गई, वोट कम हो गए। आखिर क्यों ऐसा हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। कई सारे सवाल हैं। कांग्रेस पार्टी काफी पिछड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी फाइनली 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जिसमें से 1 सीट ऑलरेडी कांग्रेस जीत चुकी है और 5 सीटों पे लीड कर रही है। किशनगंज की सीट कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है और कांग्रेस के खाते में अभी 5 सीटें और आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें वाल्मीकि नगर है और चनपटिया है, फिर उसके बाद फारबिसगंज है। फारबिसगंज में कांग्रेस पार्टी मात्र 221 वोटों की लीड से, लेकिन यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट ने, मनोज विश्वास ने चैलेंज किया हुआ है, रिकाउंटिंग चल रही है और कांग्रेस पार्टी यहां पर जीती हुई है मात्र 221 वोटों से। अररिया, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी 12,000 वोटों से वहां कांग्रेस आगे है। चनपटिया में मात्र 600 वोटों से कांग्रेस आगे है। हर राउंड की वोटिंग हो चुकी है। मनिहारी में कांग्रेस ऑलरेडी जीत चुकी है और यहां पर 15,071 वोटों से आगे है कांग्रेस पार्टी। तो यहां कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, आरजेडी के खाते में 25 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा सीपीआई-एमएल, यहां सबसे खराब पोजीशन सीपीआई-एमएल का, सबसे खराब पोजीशन वीआईपी का। वीआईपी के खाते में एक भी सीट नहीं, सीपीएम के खाते में मात्र 1 सीट, सीपीआई के खाते में एक भी सीट नहीं। आखिर हुआ क्या है, और अगर यहां कोई बेईमानी हुई है तो फिर यह लोकतंत्र के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, इन सब पे चर्चा करना जरूरी है। तमाम हमारे साथियों को स्क्रीन पर ले आइए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 202 सीटें क्या कहती हैं। और बिहार में हम लोग भी घूम रहे थे, हमारे एग्जिट पोल को भी आपने देखा था, बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात कही जा रही है कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले गए और इस कारण वहां महिलाओं ने बम्पर वोटिंग कर दी और उसके बाद यहां जीत हो गई है। क्या इतने से मान लिया जाए कि महिलाओं ने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं ने वोट डाले, 3 करोड़ 51 लाख महिलाओं की संख्या है, 3 करोड़ 51 लाख में से 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आए। चलिए सबने डाल दिया, बम्पर वोट डाल दिए, फिर भी क्या जीत हो जाएगी? सोचने वाली बात है। जीत हो जाएगी क्या? 202 सीटें आ जाएंगी क्या? या यहां पर और कई महिलाओं से हम लोगों ने बातें की थी, कई महिलाएं ऐसी भी थी जो कह रही थी कि पैसा देना उनका काम है, वोट डालना हमारा काम है, हम तय करेंगे कि हमको किसको वोट डालना है। लेकिन सबने क्या आरजेडी को, माफी चाहूंगा, जेडीयू को और बीजेपी को वोट डाले, एलजेपीआर को वोट डाले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहां आखिर हुआ क्या है और इस ट्रेंड को समझने की जरूरत है। आप हरियाणा के ट्रेंड को समझिए। हरियाणा में जो कुछ हुआ, राहुल गांधी ने जिस बारे में खुलासा किया, 25 लाख वोटों की चोरी हो गई। उसके बाद आप ट्रेंड समझिए, महाराष्ट्र के आखिरी समय में 70 लाख नए वोट पड़ गए। आप ट्रेंड समझिए, इसके बाद फिर दिल्ली के, और अब ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ 2-3 साथी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप तीनों का स्वागत है। थोड़ी देर में और भी साथी जुड़ेंगे। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में, न्यूज पॉइंट में। दिन भर आप हमारे साथ बने हुए हैं। बिहार को लेकर कई लोग मायूस होंगे, कई लोग खुश भी होंगे। जो बीजेपी को चाहने वाले लोग, एनडीए को चाहने वाले लोग आज बल्ले बल्ले हैं। नरेंद्र मोदी अपने दफ्तर में, वहां बीजेपी कार्यालय इसी दिल्ली में गमछा हिला रहे हैं। लेकिन यहां बिहार में गमछा हिलाने वाली एक और पार्टी थी, नाम था, आज उनकी चर्चा नहीं हो रही है, प्रशांत किशोर। वो कहां हैं? पीले गमछे के साथ वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। 0 बटा सन्नाटा। आखिर क्यों? प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, कल भी हम लोग एक वीवीआईपी एग्जिट पोल कर रहे थे, इससे पहले भी एग्जिट पोल हम लोगों ने किया, बहुत सारी हम लोगों ने चर्चाएं की इसी न्यूज पॉइंट में, बिहार के अलग अलग जगहों से हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन आखिर क्या था कि यहां पर 202 सीटें और उसके बाद मात्र इंडिया गठबंधन 35 सीटों पर, अभी 35 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। आपकी पहली प्रतिक्रिया प्रेम कुमार जी?
या राजीव जी, देखिए, ये चुनाव नतीजा जो है इसको हम कैसे पढ़ें, कैसे देखें, ये सबके लिए आज एक विषय है। सीट जरूर निश्चित दिख रही पार चली गई है बीजेपी और एनडीए। लेकिन जब हम इधर देखते हैं कि हुआ क्या है, तो वोटों के टर्म्स में हम देखते हैं कि आरजेडी को अपने दम पर 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, जबकि अभी गिनती जारी है। 1 करोड़ से ज्यादा वोट आरजेडी को मिल चुके हैं। कांग्रेस के वोट पिछले बार से ज्यादा मिल चुके हैं कांग्रेस को। इसी तरीके से महागठबंधन के वोट्स में कमी नहीं आई है, एक बड़ा टेक अवे है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि संख्या इस तरह से हुई कि 1 करोड़ वोट लेने वाला आरजेडी 25 या 24 सीट का मोहताज है कि नेता प्रतिपक्ष बने या ना बने, और 1 करोड़ से कम वोट लाने वाली बीजेपी 95% स्ट्राइक रेट के साथ, यानी 101 सीट में से 94-95 जीतती हुई दिख रही है। इसी तरह से जेडीयू के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंकड़े नहीं है, लेकिन अभी भी आरजेडी 1 करोड़ पार कर चुकी है, तो फैक्ट है। तो ये हुआ क्यों, हुआ कैसे? क्या जो एसआईआर हुआ उसके कारण उसके बाद कुछ वोट्स जोड़े गए, यानी वोट्स जोड़ने में भी हम जानते हैं जितने आवेदन आए उससे 5 लाख ज्यादा वोट जोड़ लिए गए। इसके बाद जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा की कि ये वोटर लिस्ट है और ये 1 करोड़ 43 लाख वोटर्स हैं, वही चुनाव आयोग 11 नवंबर को बताता है कि 1 करोड़ 45 लाख वोटर्स हैं। 1,70,000 एक्स्ट्रा वोट्स इस एक महीने में 6 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच आ गए। ऐसे ऐसे कई डॉट्स हैं जिसको देख करके देखें तो ये सारे वोट्स, भाई महिलाओं ने भी एक तरफा वोट कर दिया, नए वोटरों ने भी एक तरफा वोट कर दिया, जो वोट जोड़े गए उन्होंने भी एक तरफा वोट कर दिया। तो इसका मतलब है कि महागठबंधन की वोट तो घटे नहीं बल्कि कुछ बढ़े, लेकिन उनके वोट इतने ज्यादा बढ़े कि सारे नए वोटर्स ने एनडीए को ही वोट कर दिया, और इस तरह से ये चमत्कारिक परिणाम सामने आए। ये बिल्कुल वही शैली है। आप उत्तर प्रदेश याद कीजिए, जब आपको अखिलेश यादव की पार्टी 36% विधानसभा में वोट लाई थी, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी 36% वोट नहीं मिला था। इसके बावजूद वो सत्ता से बाहर हो गई, सत्ता में आ नहीं सकी और पीछे रह गई। वहां भी यही पैटर्न था कि अदर्स का जो कुनबा होता है 24% बिहार में भी था, पिछले चुनाव के मुकाबले 38 और 38, और बाकी 24, वो अदर्स का पिलर्स भी गायब हो गया और वो सब का सब एनडीए में जाके जुड़ा। अदर्स बहुत छोटा हो गया। एआईएमआईएम को भी पिछले बार के मुकाबले ज्यादा वोट्स मिले हैं, तो सबको ज्यादा वोट्स मिले हैं, लेकिन एनडीए को प्रचंड वोट मिले। महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी बात आप अभी इसी चीज को, मैं चुनाव आयोग के आंकड़े को देख रहा हूं। आरजेडी को 1,11,70,302 वोट अभी तक, 1,11,70,302 वोट आरजेडी को, और सीटें कितनी? 25 सीटें अभी भी फाइनल नहीं है। बीजेपी को 98,51,323, बीजेपी को 98,51,323 वोट मिले हैं बीजेपी को। सीटें कितनी हैं? स्क्रीन पे देखिए, 90 सीट। 98,51,323 वोट के साथ 90 सीट ला रही है बीजेपी, और आरजेडी 1,11,70,302 वोट के साथ 25 सीटें पाएगी कि नहीं पाएगी? विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे वहां पे, इसके लिए जूझ रही है। यह फर्क है बिहार का, यह फर्क। उसके अलावा जेडीयू भी कम है, जो 84 है, वो भी जेडीयू 93 लाख वोट हैं, 93,82,945 वोट। ये चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूं। जेडीयू के पास 93,82,000, लेकिन 84 सीटें। और कांग्रेस पार्टी 42,74,000, 50% पे कांग्रेस पार्टी के पास 42,74,000 वोट।
कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत में भी और वोट काउंटिंग में भी पाने वाली पार्टी आरजेडी आज सिमट के रह गई है 25 सीटों पे, और उसके बाद 98 लाख मात्र पाकर वो बीजेपी नंबर 1 और 90 सीटें। प्रेम कुमार जी 90 सीटें। जी जी, मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा था। और ये जो बात है, कम से कम इसको अगर कोई इस रूप में लेता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लोगों ने नकारा, बिल्कुल गलत बात। तेजस्वी यादव को आज भी प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मिला है। कोई ये कहता है कि कांग्रेस ने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया, बिल्कुल गलत। कांग्रेस को कम सीटें मिलने के बावजूद पहले से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं या उसके बराबर वोट मिलते दिख रहे हैं। भाई सीपीआई ने क्या कर दिया? उसने तो कोई पद यात्रा भी नहीं निकाली, वोट चोरी भी नहीं बोला, उसका तो अपना वही वोट बैंक रहा जो था। उसका क्या हुआ? वो क्यों 1 सीट पर 2 सीट पर आकर सिमट गई? सीपीआई भाई तेघड़ा की सीट न जाने 4-5 कितने साल से चुनाव से 4-5 चुनाव से एक ही व्यक्ति एमएलए जीत रहे थे बेगूसराय में, वो तेघड़ा की सीट भी हार गई सीपीआई। बछवाड़ा तो मान लिया कि कांग्रेस भी खड़ी थी, दोनों हार गई, लेकिन तेघड़ा भी हार गई। सीपीएम का भी वही हाल है, सिर्फ 1 सीट मिला। यानी पूरे महागठबंधन में हम देखते हैं कि जो हार का कारण है वो कहीं भी स्ट्रैटेजी, मुद्दा, ये सब कतई हार का कारण नहीं है। हार का कारण इसको सभ्य भाषा में इलेक्शन मैनेजमेंट बोलेंगे, और अगर बढ़िया से दिखाना चाहे तो ये मैनेजमेंट जो है वोट जुटाने का मैनेजमेंट है, लेजिटिमेट तरीके से नहीं, गलत तरीके से वोट जुटाने का मैनेजमेंट है। और बढ़िया से अगर बोलना चाहें तो हम ऊपर लिख रहे हैं बिहार चुनाव में भयंकर बेईमानी। जी जी, अगर तो और बढ़िया से बोलना चाहें तो ये अपने अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि बिहार चुनाव में अगर भयंकर बेईमानी है, हम ये कह रहे हैं, तो ये बेईमानी दिखती है। और इसलिए यहां पर जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बता दिया कि हरियाणा में क्या हुआ था, राहुल गांधी ने बता दिया कि उधर महाराष्ट्र में क्या हुआ था, और राहुल गांधी ने कर्नाटक की भी एक अलग सीट की जो चोरी बताई थी, उसके अलावा भी महादेवपुरा की चोरी उन्होंने बताई थी। और राहुल गांधी जब हरियाणा चुनाव में धांधली और एच फाइल्स लेकर आए थे, आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि 14 तारीख के बाद हम इसी ढंग से एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ बिहार चुनाव की धांधलियों को भी उजागर करें। ये भी राहुल गांधी कह रहे थे। यानी साफ साफ ये इंगित करता है, ये पता चलता है कि ये एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि इसी ढंग से आगे हम जिस चुनाव को चाहेंगे उसको जीतेंगे, जिस चुनाव को चाहेंगे हम उसको हारेंगे। अब देश का लोकतंत्र लेकिन कहां रहेगा जब आप और हम वोट डालने जाएंगे प्रेम कुमार जी, और हमारा वोट किस दिशा में जा रहा है हमको पता ही नहीं। ईवीएम भी छोड़ दीजिए, यहां तो पूरा खेल एसआईआर से लेके ईवीएम तक, काउंटिंग तक सारे खेल अगर हैं तो फिर कहां जा रहा है ये देश, कहां जा रहा है देश का लोकतंत्र? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रेम कुमार जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बस अपनी बात संक्षेप में ही रखता हूं। देखिए, ये जिस तरह से ललन सिंह ने कहा था कि हर वोटर को अनंत सिंह बनना होगा, आज देश की आवश्यकता बन गई है कि हर नागरिक को राहुल गांधी बनना पड़ेगा। राहुल गांधी की अकेले थोड़ी जिम्मेदारी है कि वो डेमोक्रेसी बचाए, कि वो वोट चोरी के बारे में बोले, कि वोट पूरी सरकार, ये वोट चोरी नहीं, ये तो सरकार की चोरी है। वोट चुराना हमें समझ में नहीं आता है, लगता है कि मेरा वोट है, कैसे चुरा रहे होंगे। अरे ये तो महागठबंधन को जितना वोट मिल रहा उतना मिलने छोड़ दिया गया, उसके बाद इन्होंने अतिरिक्त वोटों का प्रबंधन कर लिया और सरकार चुरा ली। तो किसका वोट चुराया हमें भी नहीं मालूम। मेरा वोट चुराया तो डुप्लीकेट वोट से अगर वोट चोरी हो रही है तो मुझे क्या मालूम मेरे डुप्लीकेट से किसको चोरी हुई। मुझे तो लग रहा मैंने वोट अपना दिया। तो जनता की आंखों में भ्रम का जो ये डाला गया है, वो भ्रम जो है खोलना पड़ेगा, और इस खोलने के लिए हर व्यक्ति को राहुल गांधी बनने की जरूरत है। जबकि आज की मीडिया और आज कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग, और आज वो मीडिया बल्कि समांतर मीडिया के भी सारे लोग कहते हैं कि वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है।
अरे वोट जब सरकार ही चोरी से बन रही है तो इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? जनता मानती ही नहीं है। अरे आप कौन होते बोलने वाले कि जनता मानती नहीं है, जबकि जनता का वोट पहले से बड़ा है महागठबंधन को, तो इसका मतलब महागठबंधन के प्रति जनता का समर्थन था, फिर भी सरकार दूसरे की बन रही है। यही चमत्कार जो है, ये वोट चोरी, वोटिंग का जो सिस्टम है ये कर रहा है, और इसको बेपर्द किए बगैर अब देश में कोई चुनाव अपोजिशन जीत ही नहीं सकता। राजीव जी, जीत ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर इस हिसाब से, जिस हिसाब से चल रहा है, इस हिसाब से जीत बहुत मुश्किल। जरा आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल सिन्हा जी, बिहार के चुनाव को और इस रिजल्ट को आप किस ढंग से देख रहे हैं? और जो बातें हम लोग अभी कर रहे थे, बहुत गौर से आप ध्यान से सुन रहे थे, जरा उन बातों को अगर उससे सहमत हो तो आगे बढ़ाइए। हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी जी, अच्छे से आ रही है, बिल्कुल। हाँ, देखिए ये क्या है कि अब हम लोग अगर रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो भी जमता नहीं है बाकी, लेकिन रिजल्ट एनालिसिस करने से काम नहीं चलेगा। मामला ऐसा है कि स्टार्ट आप अगर करें तो वहीं से लेना होगा कि एसआईआर पहले वोटर लिस्ट दे दिया, ये पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने दे दी है लिस्ट की, वोटर लिस्ट ये है आपका, आप अपॉइंट करिए अपना ब्लॉक लेवल एजेंट, बूथ लेवल एजेंट, और उन्होंने लिस्ट दे दी, सब हो गया। उसका एकाएक 24 जून को उन्होंने डिक्लेयर किया कि एसआईआर करेंगे। ये यहीं से बात शुरू होती है। और एसआईआर जो स्टार्ट किया तो मतलब सब माथा लगाकर थक गया कि ये डिसीजन किसने लिया, कब लिया, कैसे लिया, किन पॉलिटिकल पार्टीज और किन लोगों से बात करके लिया। सुप्रीम कोर्ट तक में भी ये क्या कहते हैं, इसके जवाब नहीं दिए इलेक्शन कमीशन ने। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो 65 लाख या 70 लाख के आसपास, 68-70 जो भी उन्होंने निकाला और फिर जोड़ा, ये क्या था? ये वही था जो हरियाणा इलेक्शन के बारे में बताया राहुल गांधी ने, उसको एडजस्ट किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी तब आपको समझ में आ जाएगा, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि उनका वहां गठबंधन का वोट तो घटा नहीं, तो ये जो ऐड हुआ वोट वो किसका, बताओ, उसने वहां हेरा फेरी की। पहली हेरा फेरी वहां से है, जो वोटर लिस्ट के लेवल पे। सेकेंड जो अभी है, ये मैं मैथमेटिक्स तो मेरा बहुत ही खराब है, इसीलिए मैंने बायोलॉजी पर पढ़ाई की, और लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि 5% वोट आया है एलजेपी को, उसकी सीटें हैं 19 और 20-21 के लिए फाइट कर रहा है था। और 9%, 8.6, 5.02 है एलजेपी का वोट परसेंटेज, उसको है 19 सीट, और कांग्रेस को है 8.76, लगभग 9% कांग्रेस, 9% जी, उसको सीट आप देख रहे हैं 6 जी। तो उसके बाद बीजेपी, अब आरजेडी को है 22% वोट। 22% वोट में वो स्ट्रगल कर रहा है कि किसी तरह से मतलब 25-26 पर, जी, लगभग 23% है। हाँ जी, 23% के आसपास है, वो कर रहा है। 20%, 20 प्लस है बीजेपी को, लेकिन वो 90 है। अच्छा, ये जो वोट परसेंटेज है, ये वोट परसेंटेज जब वो वोट आता है तो सोना बन जाता है जब एनडीए में है। जैसे कि 2% वोट, जो 2.88% सीपीआईएमएल का वोट है, लेकिन एएमआईएम जो है वो उसके वोट परसेंट 2 से नीचे है, लेकिन उसकी सीट 5 है। अब ये गणित तो हमको समझ में नहीं आता कि भैया सब परसेंटेज उधर जा रहा है। एक एक घटक को ले ले। पहला घटक है आरजेडी, उसके बराबर में बीजेपी रखिए, वो उससे नीचे है। दूसरा घटक है जेडीयू, वो आरजेडी से नीचे है। तीसरे घटक का, ये तीनों तो एक तरह के है। बाकी जो सीट है वोटर, ये क्या कहते हैं, एलजेपी को कांग्रेस से बराबर देख लीजिए, ज्यादा वोट है लेकिन सीटें नहीं है। सीपीआईएमएल को देख लीजिए, एआईएमआईएम से ज्यादा है, उनको कुशवाहा से ज्यादा वोट परसेंटेज है। कुशवाहा को मेरे ख्याल में 1% समथिंग है, देखना होगा। तो ये हालत है कि आप ये गणित, अब ये तो योगेंद्र से कभी बातचीत होगी या वो कहीं आएंगे तो बताएंगे कि ये कौन सा सेफोलॉजी किया है। तो एक तो ये गणित है। दूसरा है क्या
कि हमको इस पर क्यों नहीं चर्चा करनी चाहिए कि जब इंदिरा गांधी का ये क्या कहते हैं जो चुनाव रद्द हो जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने छोटी सी मदद ली थी अपने इलेक्शन कैंपेन में पंडाल लगाने, प्रधानमंत्री है, जबकि उनको अभी तो आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से लेकर के सब सुविधाएं दे भी दी गई हैं सुरक्षा के नाम पर कानूनी तौर पर, लेकिन उस समय वो नहीं था कानून में। उनको उसकी मदद लेने के लिए उनका चुनाव आप रद्द कर देते हैं। यहां आप देख लीजिए कि जो चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है उस बीच में खाते में पैसे जा रहे हैं और कोई उसकी सुनवाई नहीं। मुझको अभी आज ही बताया हमारे गांव के एक बच्चे ने कि उसकी मां का वृद्धावस्था पेंशन 1100 रुपया आ गया है। ये आया कब? 10 तारीख को जी। चुनाव 11 तारीख को उस इलाके में 6 को हो गया था, लेकिन ये इसका मतलब है कि वृद्धावस्था पेंशन भी वैसे जारी है। अब ये देखिए कितना इलेक्शन कमीशन कितना उदार है, देश की प्रगति और विकास के मूल्यों से कोई समझौता नहीं कर सकता है। वो समझौता सिर्फ इससे कर सकता है कि विपक्ष अगर बोला तो उसको शटअप करने के लिए कहेगा कि वो क्यों खामोश बोलता है, तुम लोग हार जाता है इसलिए बोलता है। उसके बाद वो ये जवाब नहीं देगा कि ये क्या कहते हैं आपने जो डेट गुजरात या यहाँ के जो ऑफिसर्स और जो पुलिस फोर्स लगाया है वो किस क्राइटेरिया किस वजह से, उसका कोई जवाब दीजिए। किसने आपको ये बताया? ये क्या आपने होम मिनिस्ट्री में बैठ करके तरीका ये है कि इलेक्शन कमीशन रिक्विजिशन देता है और बताता है कि इस तरीके से हमको इतना फोर्स ऐसे ऐसे चाहिए और उसमें अपनी अवेलेबिलिटी कहाँ इनका फोर्स है वो बताता है। उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि हमको फोर्स का कंपोजिशन कैसा रहना चाहिए, वो करता है। कई बार आंध्रा के लोग जो है कि वो ये क्या कहते हैं ऑफिसर और ये बुलाए जाते हैं। ऑब्जर्वर्स में भी एक सेट पैटर्न है कि जिन लोगों का रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा ऑफिसर्स का रहा है वही मदद करने के लिए, या कोई ऐसा है जिसके बारे में कहा जाएगा कि कोई तरह के नहीं, वो है। कोई तरह का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, किसी सवाल का जवाब नहीं, कोई ये लास्ट तक उसने सवाल के जवाब नहीं दिए SIR के मामले में बिहार में। उस और वो ये जो ये क्या मतलब वोट जो स्क्रूटनी है कैंडिडेट्स का, उसका आपने भाषण क्या दिया, इस पर कोई नहीं। धरबल में अनंत सिंह चुनाव जीत कर आया, वो जो है चुनाव के बीच में 70 गाड़ियां लेकर घूम रहा था। एक आदमी की हत्या उसके का आरोप उसके सिर है, लेकिन आपने क्या कार्रवाई की? वहीं पर केंद्रीय मंत्री सिर्फ बोल रहा है। अगर ये सब टोटल सिनेरियो में आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि ये स्क्रिप्टेड रिजल्ट है। इस स्क्रिप्टेड रिजल्ट का आप कुछ नहीं कर सकते। कोई गणित कोई भी आपको बता नहीं सकता कि ये इसके पीछे का राज क्या है। अब दूसरा, अब एक काउंटर हम ले ले लोग जल्दी से जी। हाँ, जैसे कि ये लालू और ये क्या कहते हैं RJD में ठीक से मतलब RJD और राहुल गांधी में ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, तो उसके बाद वोट जो है सो यादव और कुर्मी के वोट ये हो गए। इस टाइप से कई आपको ये आएंगे। अगर ये सब हो गए तो RJD को इतना वोट कहां से आ गया? तब अगर सब इक्वेशन उसके खिलाफ ही था, सोशल इक्वेशन, तो वो 22% वोट कैसे ले आया? कांग्रेस भी अपने परसेंटेज को कैसे कायम रख पाई? और CPI-ML ही कम से कम उतना परसेंटेज कहां से ले आई? अगर पूरा पोलराइजेशन इन्हीं के गणित जो है मास्टर माइंड के गणित से अगर हो गया तो ये सब वोट कहां से आए? तो इसका मतलब आप खुद ही अर्थ निकाल लीजिए। अब है कि रोड आगे का तय करना होगा। मीडिया और इसकी नैरेटिव छोड़ दीजिए, रोड पर जो कहा है उस पर उनको पालन करना होगा महागठबंधन के लोगों को कि आपको ये इलेक्शन का सुधार किए बगैर आप कोई चुनाव नहीं जीतेंगे। एक लास्ट लाइन सिर्फ बोल रहा हूं कि 2040 240 वोट सीट आने के बाद कोई इलेक्शन बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती थी जीतना, मेजर इलेक्शन। उसके बाद जितने इलेक्शन हुए सब इलेक्शन उसने रिग कर लिए।
जी, ये एक बहुत आखिरी लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 240 सीटों पे 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिमट गई थी, अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, दो बैसाखियों की जरूरत पड़ी, एक तरफ नीतीश बाबू, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूं। इन दोनों के सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन उसके बाद से आप देखिए जितने चुनाव हुए उसमें से मात्र एक चुनाव, वो भी जो झारखंड का चुनाव है, वो चुनाव बीजेपी हारी है, बाकी सारे चुनाव जीतते गई। जम्मू कश्मीर भी हारी है, जम्मू कश्मीर और झारखंड, ये चुनाव, दो चुनाव हारी, उसके अलावा 3 चुनाव, ये चौथा चुनाव है। कैसे जीत रही है? क्या यहां पर इसने, बीजेपी ने एक अलग फॉर्मूला बना लिया है और उस फॉर्मूले के तहत सब कुछ चल रहा है? ये इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे अभी इसी न्यूज पॉइंट में। हमारे साथी पटना से जुड़ गए हैं मुकुंद जी। मुकुंद जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मुकुंद जी, जरा क्या हाल है उधर पटना में? नीतीश बाबू और साथ में नेहा शुक्ला जी भी जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका भी स्वागत है। बिहार की सियासत पे हम चर्चा कर रहे हैं। नेहा जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। मुकुंद जी, जरा जल्दी से, क्या नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं या नहीं? मुकुंद जी, आवाज आ रही है? जी जी। बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की सरकार आज आई और जिस तरीके से रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसपे यह कहा गया था जो एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम कुर्सी पर, और उस ट्वीट को तुरंत डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद से यह चर्चा का बाजार गर्म हो गया। जो क्या बीजेपी इस बार अपने कोई दूसरे मुख्यमंत्री बना रही है क्या, इस तरीके के चर्चे होने लगे। और जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आया, हम लोगों ने तो फील्ड में जाकर के देखा था, इस टाइप का लहर तो हम लोगों को कहीं नहीं नजर आया था। और जनता ने जिनको आशीर्वाद दिया वो आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बिहार में सरकार बनाने की तैयारी में लगे हुए। बिहार जिस तरीके से रिजल्ट को देखा जाए तो बिना नीतीश कुमार के भी ये लोग बहुमत के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं। इसी बात को लेकर के सरकार अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं और अभी कोई पार्टी खुल करके इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाना तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, पर देखिए आगे क्या, राजनीति तो संभावनाओं की खेल होती है, आगे क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं आपके पास। हमारे साथ साधना भारती, कांग्रेस की प्रवक्ता, जुड़ गई हैं। साधना जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आना चाहता हूं जल्दी से, पहले सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, लगातार अभी भी आप बिहार में ही हैं शायद, या लौट आए? सुनील जी लौट आए हैं। जरा सुनील जी आपसे समझ, बिहार में ही है। अच्छा, बिहार में ही हैं। जरा आपसे भी समझो, हमारे दो साथी बिहार में, पटना से हमारे साथी जुड़े हुए हैं। मुकुंद जी अभी अपनी बात रख रहे थे और सुनील शुक्ला जी, आप भी लगातार बिहार में, बिहार से हम लोग भी लौट के आए थे। क्या आपको ये लहर दिखाई दे रही थी 201 202 वाली लहर? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। नहीं, दूर दूर तक ये लहर नहीं दिखाई पड़ रही थी। कोई ऐसा नहीं था कि सरकार को लाने के लिए लोग एकदम प्राण से जुटे हुए हैं। हाँ, नीतीश कुमार का विरोध भी नजर नहीं आ रहा था, ये हमें स्वीकार करता हूं। लेकिन इस नीतीश कुमार को दोबारा लाना है, इस सरकार को लाना है, ऐसा कोई माहौल मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। नीतीश कुमार के प्रति सिंपैथी दिखाई दे रही थी, सिंपैथी। ना, ये भी नहीं कर सकते आप, ऐसा भी नहीं कर सकते। कोई सिंपैथी नहीं थी, लेकिन कोई विरोध नहीं था। मेरा आशा है कि कोई विरोध उनका नहीं था जी। लोग उनको पसंद करने वाले पहले थे, वो उनको पसंद कर रहे थे। ये सवाल ये था, तब बात लोगों के बीच में विमर्श था कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में किस तरह की समझदारी डेवलप हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ऐसी तमाम चीजें विमर्श में थी यहाँ पर। और दूसरी चीज, सत्तारूढ़ दल को अगर इस तरह का प्रचंड बहुमत मिलता है तो दिखता है, महसूस होता है। हमने चूंकि 2010 का चुनाव इसी बिहार में देखा था, जिसमें नीतीश कुमार जी दूसरी बार चुनकर के आए थे। कहीं बैठिए, किसी से चर्चा कीजिए, लोग कहते हैं कि नहीं सरकार को आना है, नीतीश जी को बनाए रखना है। ये कहीं ऐसा नहीं लगता था कि इसको आप महसूस नहीं करेंगे। 243 में 200 से अधिक सीटें कोई सरकार जीत ले दोबारा से 20 सालों के बाद, और आप इसको महसूस नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि तमाम गड़बड़ियों के बावजूद ये स्वीकार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोगों ने अपने प्रचार अभियान को बहुत मजबूती के साथ चलाया।
हर विधानसभा में मैंने इसको महसूस किया। आप एक समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य संगठन के लोग, सैकड़ों लोग विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पड़े हुए थे, और वह भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और अन्य जो उनके सहयोगियों के बीच में और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में एक तालमेल बिठाने का वो प्रयास कर रहे थे, जिसका आभास वहां के लोगों को था। लेकिन इस जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल को लोग नहीं स्वीकार कर रहे थे, लगभग यही स्थिति है कि लोग इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है। और वो लोग जो सरकार के समर्थक है, कुछ ऐसे लोग भी हमसे मिले जो सरकार के समर्थक है, उनको भी नहीं लग रहा कि इस तरह का जन समर्थन कहां से आ गया, इतनी बड़ी जीत कैसे हो गई। लेकिन हो गई, सबके सामने है वो। और सब एक बेसिक कैसे हुई इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूं कि किस तरह की गड़बड़ियां हुई होंगी, लेकिन यह केवल एक प्रसिद्ध जनसाक्ष्य है कि अगर इस तरह का परिणाम आना होता तो हम इसको महसूस करते। हम नहीं महसूस करते, कोई अन्य महसूस करता, पार्टियां महसूस करती, लेकिन किसी को यह बात नहीं लगी। ये पूरे बिहार में इस बात को कहा जा सकता है। जो बात अनिल जी ने कही कि ये बात कही जा रही है कि विपक्ष के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने में एक तरह का अलगाव या एक तरह का मतभेद दिखाई पड़ा, लेकिन ये भी सवाल है कि वह मतभेद इस कदर नहीं था कि लोग एकदम खारिज कर दें। सुनील शुक्ला जी, आप ये जो विश्लेषण कर रहे हैं ये बहुत सामान्य विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत सामान्य विश्लेषण एक चुनाव में। यहाँ पर 202 सीटों वाला विश्लेषण कीजिए, ये आप 140 वाला विश्लेषण कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा नहीं कि लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि लोग खिलाफ खड़े हो गए हैं और इस सरकार को लाने के लिए तैयार हो गए जी। और जो एक नैरेटिव फैलाया गया कि महिलाओं का बड़ा जबरदस्त जन समर्थन मिला। मैं 50 महिलाओं से मिला हूं जो भी इस सरकार से सहमत नहीं थे। हर आयु वर्ग के लोग, महिलाओं के अलग अलग जवाब थे। हम लोग मिल के आए, लेकिन जी आप भी मिल के आए। और दूसरी चीज की मतलब आप कोई कल्पना कर सकता था कि कुछ इलाके हैं, जैसे सीमांचल का इलाका, वहां इतने बड़े पैमाने पर एनडीए को सफलता मिल गई। जैसे ये औरंगाबाद, कैमूर का जो इलाका है जी, इस इलाके में 2024 में यह सभी सीटें हार गए आप, गया को छोड़ करके। और अचानक पिछले चुनाव में कोई सी सासाराम जैसे, औरंगाबाद जैसे जिलों में एक भी सीट नहीं मिली, कैमूर जिले में एक भी सीट नहीं मिली, और वहां पे एक साल के बाद ही इस तरह का प्रचंड बहुमत मिल गया। ये कौन सा ऐसा राजनीतिक वातावरण था, और अगर कोई था तो इसका अंदाजा किसी को क्यों नहीं था। जी, ये बात जो बात कही जा जी, ये बात कही जा रही है कि यह प्रबंधन की जीत है, और ये प्रबंधन किस तरह का था यह डिकोड करना जरूरी है। या इसको अगर इसी तरह का प्रबंधन हर जगह रहेगा तो फिर चुनाव का माने मतलब क्या है? फिर तो आप निर्वाचन आयोग किसी को अपना प्रमाण पत्र दे दे। हाँ, मुख्यमंत्री कौन होगा जो आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर के पटना में भी संशय है। मैं जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में गया था, वहां कोई वरिष्ठ नेता तो नहीं मिला, शाम को मैं गया था वहां। लेकिन यह बात विमर्श में है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अलग करके अपनी सरकार बना लेगी? चलिए उस पे आएंगे सुनील शुक्ला जी। मुख्यमंत्री कोई बने वो, उस पे हम आएंगे, उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रबंधन जो शब्द आप कह रहे थे ना, उस प्रबंधन पे आज चर्चा करना जरूरी है कि ये आखिर चुनाव का मैनेजमेंट, ये हम भी सीखना चाहते हैं। थोड़ी कमाई हो जाएगी हम लोगों की भी, थोड़ा ये प्रबंधन सीख लें कि 202 सीटें, 243 में से 202 सीटें आप जितवा के ले आएंगे भाई। और वो एक जो जितवा के लाया था वो तो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नाम तो आप जानते हैं। बिल्कुल पीला गमछा, जो प्रबंधन का दावा करते थे वो दिख नहीं रहे हैं, कहीं नहीं, दूर दूर तक हमारे कहीं स्क्रीन पे कहीं हम खोजते रहे, हाँ, कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है। पूरा बिहार बदलने वाले थे। लेकिन प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। प्रशांत जी जल्दी से आपके पास आता हूं, फिर नेहा जी और फिर साधना जी आपके पास बहुत सारे सवालों के साथ। आपके पास बहुत सारे सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, लेकिन पहले प्रशांत जी। मैं राजीव जी अपने टर्न पे बोलूंगा, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं अभी जी कि 90% का स्ट्राइक रेट दिखता है, खिड़की से झांकेंगे तो दिखता है। मैं याद दिलाऊं, तमाम लोग दिल्ली के हैं, यहाँ पे दिल्ली में रहे हैं, मैं दिल्ली में हूँ, आप भी यहीं रहते हैं जी। देखिए 90% का स्ट्राइक रेट आम आदमी पार्टी को 2015 में आया था।
सड़क में, पार्कों में, बाजार में, अपार्टमेंट में दिखता था, लोग जश्न मना रहे थे। जी तो मेरे दो साथी बिहार के हैं, तो क्या उनको 90% का स्ट्राइक रेट उनके खिड़की से, बालकनी से दिखेगा? दिख रहा है। बस बाकी बातें मैं अपनी करूंगा जब मेरा जी टर्न आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप लौट के आए हैं वहां से, मैं लौट के आया वहां से, अभी सुनील शुक्ला जी पटना में मौजूद हैं, हमारे साथी लगातार वहीं हैं, मुकुंद जी पटना में ही हैं, पूरा डीवी लाइव और देशबंधु का पूरा इनके यही देखते हैं, पूरे बिहार के ब्यूरो चीफ हैं ये देखते हैं, ये हैं प्रेम कुमार जी ऑलरेडी आज ही लौट के आए हैं पटना से। तो इतने लोग पटना से लौट के आए हैं। मुझे नहीं पता कि नेहा जी लौट के आई हैं कि नहीं वहां से, बिहार से, इस चुनाव में, लेकिन नेहा जी भी बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, बहुत अच्छी तरह से। और हम लोगों को खिड़की खोल के, दरवाजा खोल के, रात को 12 बजे स्वीपर से बात करके, और फिर गांधी मैदान से लेकर गंगा में डुबकी लगाने से लेकर तमाम काम करने के बाद भी वो लहर नहीं दिखी। गंगा में लहर तो दिखी, लेकिन पानी की लहर, ये वाली लहर, 202 वाली लहर नहीं दिखी थी नेहा जी। लेकिन 202 वाली नेहा जी, ये जो 202 सीटें हैं, यही सबसे ज्यादा 140, 150, 130, 120। चलो इस पे हम डिस्कशन करते, इस पे कुछ होता कि चलो हाँ हम लोगों ने कहीं चूक कर दी। मैनेजमेंट, जो बात यहां सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि उनका मैनेजमेंट, गांव गांव में लोग पहुंचे, ये सारी चीजें एक नॉर्मल चुनाव में होती हैं। लेकिन कट्टे की बात करके उसी बीच चुनाव में मोकामा में हत्या हो जाती है। वो जंगल राज की बात उसके साथ साथ आप करते हैं। जंगल राज, उसी चुनाव से पहले एक हॉस्पिटल में घुसकर हत्या की जाती है। ये हम लोगों ने क्या नहीं देखा पिछले 3 महीने में। उसके बाद बल्ले बल्ले है, यानी यहां पर यह कहें हम, और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, यानी आप एंटी इनकम्बेंसी वर्ड को चुनाव के साथ जोड़ना छोड़ दीजिए, इसको निकाल के बाहर कर दीजिए। आज से मैं तो फेंक दिया, अब मैं यूज नहीं करूंगा, तो आप निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होता नहीं। जितने पुराने होते जाएंगे उतने आपके प्रति लोगों की चाहत बढ़ती जाएगी, हम यही अब मानेंगे। और इसलिए 90 सीटें आ गई, 89 सीट्स अभी दिख रही है स्क्रीन पे। नेहा जी कैसे देखती हैं आप इस चुनाव को? राजीव जी, सबसे पहले तो जो भी हुआ, बिहार से मेरा नाता है, मैं मूल निवासी बिहार की हूँ, बिहार से देखती आ रही हूँ। मुझे वो राज भी याद है जब आरजेडी की सरकार थी, और उसके बाद नीतीश के आने पर लोगों को लगा कि बहुत कुछ बदलेगा। हालांकि पहला जो 5 सालों का कार्यकाल था, चीजें बदली भी, थोड़ी सुधार दिखने लगी थी, लेकिन उसके बाद से फिर से स्थिरता, वही से आवाज आपकी नेहा जी, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज कट रही, टूट रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा जुड़िए। और साधना जी, आपका भी मैं देख रहा हूं कि वीडियो काफी थोड़ा डाउन दिख रहा है, अगर दोबारा जुड़ जाएं, मैं आप दोनों से कहूंगा कि दोबारा जुड़ जाएं तो लिंक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, एक छोटा कमेंट आपसे, फिर नेहा जी और साधना जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, क्या देखते हैं आप इसमें, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? हम लोगों ने बहुत नजदीक से इस चुनाव को कवर किया, और बहुत शानदार ढंग से प्रशांत जी हम लोगों ने कवर किया था। जी देखिए, जो हमारा एग्जिट पोल था, एग्जिट पोल को किनारे रख दीजिए, एजेंसी का था, लेकिन हमारी जो अपनी जो आंख से हम देख कर आए थे उससे वो मैच कर रहा था, इसलिए हम उसको इंडोर्स कर रहे थे। लेकिन देखिए, हम लोगों की जो एनालिसिस है, जो हमने कहा, हो सकता है कि अभी कोई कहे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि हम किसी हवा में नहीं बह रहे हैं, हम कोई ए पॉलिटिकल होके नहीं सोच रहे हैं। ये विशुद्ध पॉलिटिक्स है, और इसको पॉलिटिकल तरीके से ही सोचना पड़ेगा। अब मैं जरा चुनाव से थोड़ा सा हट के बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें दिन भर में हो गई हैं, और ये 90% का स्ट्राइक रेट, ये सब चीज़ें हम लोग कह ही रहे हैं, और 90% का स्ट्राइक रेट दिखाई देता है राजीव जी, उसको कोई सुनाई देता है, पटना के बाहर भी सुनाई देगा वो। और जब आम आदमी पार्टी को 2015 में 90% का स्ट्राइक रेट दिल्ली में आया था, तो दिखाई दे रहा था, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा था। तो वो बात नहीं है यहाँ पे। जो सुनील शुक्ला जी ने कहा कि मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट से भी ज़्यादा का कुछ है चीज़ें। लेकिन
एक बात जो इस वक्त जो भारत के सामने, भारत की डेमोक्रेसी के सामने, संवैधानिक लोकतंत्र के सामने एक वाटरशेड मोमेंट, एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक क्षण है ये। और इस ऐतिहासिक क्षण में इतनी बड़ी समस्या है, बड़ी समस्याओं के समाधान भी बड़े होते हैं, तभी वो चीज़ें सॉल्व होती हैं। ये सारी सिंपलिस्टिक की आंकड़े और इसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसने वो कर दिया, यहाँ फ्रेंडली फाइट हो गई, वहाँ कैंडिडेट ठीक नहीं था, ये जो आंकड़े इसके बियॉन्ड है, ये उसके आगे की बातें हैं। और तमाम देशों हम देखते हैं कि निरंकुश शासक आते हैं, बहुत लंबे कुछ समय तक रहते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, फिर वहाँ के लोग वापस विन ओवर करते हैं, अपनी डेमोक्रेसी को रिक्लेम करते हैं, संविधान को रिक्लेम करते हैं और देश वापस पटरी में आता है। भारत के पास सामने भी आज वैसी ही एक समस्या है, वैसी एक क्षण है कि जब भारत की जनता को, देश को जो है ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और इस समस्या का समाधान क्या है। अगर संवैधानिक लोकतंत्र ही नहीं रहेगा देश में तो फिर कुछ संभव नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में विक्टिम ब्लेमिंग में विश्वास नहीं करता हूँ कि जो कमज़ोर है उसी को गलतियां हम निकालें कि साहब इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। एनडीए ने तो 36 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। उनके यहाँ कौन सा वो था कोऑर्डिनेशन? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। हम तो गए और देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के गांव-गांव में ऑफिसेस, महागठबंधन के, आप कांग्रेस के ऑफिस में जाएंगे आपको लालटेन का झंडा मिलेगा, सीपीआई एमएल के ऑफिस में जाएंगे तो वहां दूसरी पार्टी को झंडे मिलेंगे, बैनर मिलेंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन दिख रहा था हमको। बात के बियॉन्ड है कि ये क्या हो रहा है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि जब से एसआईआर का मामला आया था तभी मैंने कहा था कि ये सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी का एक प्रोजेक्ट है और बिहार ने आज उस पर मुहर लगा दी। बिहार की जो नंबर्स हमको सामने दिख रहे हैं, ये सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ हम जा रहे हैं। इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इतना लहूलुहान करके छोड़ दिया गया है कि उनका रेलिवेंस जो है वो बेमतलब होगा, कोई रेलिवेंट नहीं होगा। बस पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके पास सीटें हैं, विधानसभा में उनको बैठने की जगह है बस, तो उससे ज़्यादा उनकी स्टेक होल्डिंग नहीं होगी। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है बन पाएगा, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया जैसा ही मॉडल है कि विपक्ष को इतना लहूलुहान कर दो कि विपक्ष किसी काबिल न रहे। और ये एसआईआर के जरिए हो रहा था। और बीजेपी इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करती है जी। जो चुनाव वो चाहेंगे वो जीतेंगे, जो चुनाव चाहेंगे वो हारेंगे। उन्होंने तय किया कि हम झारखंड को हारेंगे तो वो झारखंड हार गए। उन्होंने तय किया कि वो आगे तय करेंगे इररिलेवेंट स्टेट को, कि कोई छोटे स्टेट में हम हार जाते हैं, ताकि ये विमर्श जो है बना रहे। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की मेहनत पे भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ कि यही मॉडल वो झारखंड में भी लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो वहां पे लेवल प्ले फील्ड आप अलाउ कर देते हैं, यहाँ पे लेवल प्ले फील्ड आपने अलाउ नहीं की। यहाँ पे आपने इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल जो है किया ये करने में। अब पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त जो है सबसे ज्यादा समय है कि पॉलिटिकल पार्टीज में एकता बनी रहे, महागठबंधन में और इंडिया गठबंधन की पार्टीज में, और एक होकर ठंडे दिमाग से सोचे कि आगे कैसे करना है, संवैधानिक लोकतंत्र को कैसे बचाना है। उस तरफ ठोस कार्यक्रम, ठोस आंदोलन जो भी करना हो वो करें, और डेमोक्रेसी के दायरे में वो क्या कर सकते हैं। मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूँ कि ये कहा जाए कि साहब ऑपोजिशन दिख नहीं रहा था। उन्होंने यात्रा की 14 दिन की, तेजस्वी ने यात्रा की, हर तरफ वो सड़क पे, जैसे कहे विपक्ष सड़क में नहीं था, सड़क पे तो था। कौन से देश में और कब भारत में हुआ है कि एक अपोजिशन लीडर ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, इन्वेस्टिगेशन किया हो चुनाव की धांधली कर? राहुल गांधी वो भी कर रहे हैं, मीडिया काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। सारी चीजें हुई हैं। चुनाव से पहले जितनी तैयारियां होनी चाहिए थी सारी तैयारियां हुई हैं, चाहे राहुल गांधी हो या उधर तेजस्वी यादव। लगातार 19 सभाएं करना, 1-2 नहीं, रोज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने
मेहनत अपनी तरफ से सब करते नजर आए, लेकिन उसके बाद भी ये रिजल्ट आना क्या कहलाता है। आना चाहता हूं जल्दी से। नेहा जी, आप अपनी बात रख रही थी और फिर साधना जी आपके पास आता हूं। नेहा जी, बिहार की बात आप बता रही थी कि बिहार को बहुत नजदीक से आप जानती हैं, बिहार की खुद रहने वाली हैं और बिहार की पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं आप। जी बिल्कुल। बिहार में जो इस समय स्थिति हो रही है, खास करके नतीजों के सामने आने के बाद, बहुत ही मार्मिक बल्कि मुझे ये स्थिति लगती है जब मैं अपने बिहार को इस राजनीतिक स्थिति में देखती हूँ, जहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ना जाने नेशन बिल्डिंग के नाम पर युवाओं को इतनी तरीके से आकर्षित कर रही है कि युवाओं और महिलाओं का हुजूम जो है एनडीए के साथ आकर खड़ा हो गया है। उसी सुनामी की बात जो यहाँ पर पैनलिस्ट सब कर रहे थे कि ऐसी कोई लहर तो देखने को नहीं मिली सड़कों पर, लेकिन चुनावी नतीजों में इसी तरह की लहर का जो है ये नमूना पेश करता है ये चुनावी नतीजे। नेहा जी, हम लोगों ने, नेहा जी माफी चाहूंगा, मैं टोक रहा हूं बीच में, हम लोगों ने बहुत सारे युवाओं से बात की, न जाने कितने युवाओं से, और ऐसा नहीं कि पटना में बात कर रहे हैं और उसी को हमने अपना ओपिनियन बना लिया। बिहार के अलग अलग कोनों में जहां भी जाके युवाओं में एक ही नाम, अगर आप 10 युवाओं से बात कीजिए, उसमें से कम 7 युवा, 7 तेजस्वी यादव का नाम लेते थे। 10 में से मिनिमम 7 मैं बता रहा हूं। एक आध 2 जो हैं वो नीतीश कुमार का नाम लेते थे, बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, चिराग पासवान का नाम लेने वाला कोई नहीं था, ना ही कोई नरेंद्र मोदी का नाम लेता था। तो इसलिए ये जो आप कह रही ये नैरेटिव है पहले की नैरेटिव। ये चुनाव 203 सीटों वाला जो चुनाव है नेहा जी, ये उस नैरेटिव वाला चुनाव ही नहीं है। हम लोगों को चिंता उस बात की करनी है कि क्या ये लोकतंत्र जिंदा है, क्या ये सचमुच ईवीएम में आपने हमने जो भी वोट दे के आते हैं वही वोट निकल के आया है, क्या यहां पर 23% जो वोट लेकर 1,11,00,000 से ज्यादा, अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, से ज्यादा नंबर 1 सबसे ज्यादा वोट गेन करने वाली पार्टी आरजेडी आज 24 सीटों पे परेशान है कि ये 24 सीटें भी आएंगी कि नहीं आएंगी, और अगर नहीं आई तो फिर नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएगी विधानसभा में। इसलिए नेहा जी, यही बात मैं युवा धन से जोड़ देती हूँ राजीव जी। क्या बिहार का जो युवा धन है वो पलायन ही करने में अपने हित को देखता है? ये सबसे बड़ा सवाल तो बिहार से लगातार बना ही हुआ है पिछले 10 सालों में, जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, सत्ता में भी अधिकतर समय नीतीश के साथ बीजेपी सरकार रही। उसके बावजूद बिहार का युवा सिर्फ रोजगार के लिए ही नहीं, बिहार की महिलाएं भी सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के लिए भी बाहर जाने पर अब मजबूर है। बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। तो क्या बिहार का हर युवा, हर कामगार ये चाहता है कि बिहार से बाहर चले जाओ और बिहार को उसके हाल पर छोड़ दो? बिहार के ये चुनावी नतीजे तो यही बताते हैं ना। ज्ञानेश कुमार ने जिस तरीके से इन चुनावों को करवाया है, वो कहते हैं कि बिहार ने ये साबित कर दिया कि उनके एसआईआर को जो भरपूर समर्थन मिला है, अब तो वो खुलकर फिर से कहेंगे कि हाँ, एसआईआर की प्रक्रिया को बिहार की जनता ने हाथों हाथ लिया है। और उस लिस्ट जिस पर सवाल बना हुआ है विपक्ष का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अब इस नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि जमकर धांधली हुई है। हर एक बूथ स्तर पर धांधली की गई है। किस तरीके से तस्वीरें आई, किस तरीके से सबूत पेश किए गए विपक्षी दलों की तरफ से, लेकिन जांच का कोई सवाल ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजीव जी, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो यूएस और यूरोपीय नेशंस के लिए है। तो वहां पर भी भारत के जो ये चुनाव है, जो लोकतंत्र के ये जो उत्सव बताए जाते हैं, इसको लेकर काफी ज्यादा न्यूज और इसको तरजीह दी जाती है, मीडिया कवरेज मिलती है। तो बीजेपी की सरकार कैसे बन रही है और यहाँ पर चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो कैसे संदेह के घेरे में है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों के साथ बात की थी, उन्होंने सीधे सीधे जो है मुझसे सवाल पूछ लिया कि आप हमारे पाकिस्तानी चुनावी तंत्र को रिगिंग की बात करते हैं, आपके यहाँ तो खुद ये होने लगा है। तो जब घर में ही लोकतंत्र को लेकर ऐसे धांधली या फिर साठगांठ की बात आती है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई ऐसा लगता है कि लचर तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक भारत की जो लोकतांत्रिक छवि है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है।
जी। और ऐसा नुकसान है जिसका कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मेरा सवाल है कि विपक्ष अब आगे क्या करने वाला है? विपक्ष क्या इस हार को स्वीकार कर लेगा और इसके साथ जो है वो चुपचाप बैठ जाएगा, या इसको किस तरीके से आगे लेकर जाएगा? क्या चलिए, वो सड़कों पर और विपक्ष उतरेगा की या फिर उन पर आरोप विपक्ष लगेगा की कि नेहा वो जी जी। विपक्ष की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जो सवाल आपका इन सवालों को उनके सामने रख देते हैं, इनसे पूछते हैं साधना जी से कि आखिर विपक्ष आगे क्या करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले साधना जी, जरा आपसे ये समझना चाहता हूँ, इस मैंडेट को कैसे देखती हैं आप? इस 203 सीटों को कैसे देखती हैं और अपनी 6 सीटों को कैसे देखती हैं आप? बिहार के चुनाव को कैसे देख रही हैं आप? छोड़िए वो सब, बिहार के चुनाव जो कंडक्ट हुआ उसको कैसे देखती हैं? देखिए, पहले तो आज ई मीडिया के नेशनल चैनल की जो कार्यक्रम का जो हेडलाइन थी या उन्होंने जो नाम रखा हुआ था क्रम का, मैं उससे पहली बार गोदी मीडिया से सहमत हुई। उन्होंने रखा था नाम अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। तो मुझे लगता है बिल्कुल अकल्पनीय, अविश्वसनीय चुनाव हमें देखने को मिला। मैं बिल्कुल पूरी तरह इस लाइन से सहमत हूं। और मुझे लगता है ये एनडी ठगबंधन के साथ साथ ये जो श्रेय ले रहे हैं जीत का श्रेय सबसे पहले जाता है गोदी चीफ चुनाव आयुक्त को। मैं पूरा श्रेय देती हूँ गोदी चीफ चुनाव आयुक्त को। तो मैं ऐसे देख रही हूँ बिहार के चुनाव को कि पहले जेडीयू और बीजेपी, अब बीजेपी बड़का भाई बन गए हैं सीटों के मामले में। आप देख लीजिए, अब बड़का भाई है और जेडीयू छोटा भाई हो गया है। लेकिन अभी आपने मुख्यमंत्री को लेकर बात की कौन बनेंगे, तो देखिए एकनाथ शिंदे जी को तो साइडलाइन कर दिया गया था, लेकिन नीतीश जी को साइडलाइन कर देते लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इन्हीं की बैसाखियों पर टिकी हुई है। और अगर वो बैसाखी हटी तो वहां भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। चलिए वो छोड़ दीजिए, वो रहने दीजिए। मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि विपक्ष क्या करने जा रहा है। और ये 203 सीटें आपको चौंकाती नहीं है साधना जी? 203 सीटें चौंकाने की बात नहीं है, मैंने कहा अकल है। वहां की जनता को भी ये बात चौंका रही है, वहां के युवाओं को भी ये बात चौंका रही है, वहां के जेन को बात चौंका रही है कि ये हुआ कैसे। क्योंकि जो पहली बार आप ये चुनाव इस तरह का आप देख रहे हैं, तो 2004 से प्रचार कर रही हूँ, 10 साल की आवाज आ रही। आपकी आवाज कट रही है साधना जी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे। फिर रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा जुड़ जाइए, जरा दोबारा जुड़िए तो फिर से हम करते हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, तब तक आपसे फर्स्ट राउंड में जो हम बात कर रहे थे, यहां आपसे जरा समझना चाहता हूं कि क्या यहां से विपक्ष एक सबक ले, या यहां विपक्ष वही रोना रोए कि 10,000 रुपये बांट दिए, खूब प्रचार प्रसार कर लिए, 35,000 करोड़ रुपए यहां फूंक दिए, और इसलिए और कट्टा और क्या क्या लेकर चले आए, युवाओं में जोश आ गया कि चलो सब मिलकर कट्टा खरीदते हैं और फिर देख लेंगे, इसलिए जिता देते हैं। जी देखिए राजीव जी, ये समय बड़ा फैसला करने का है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ये चुनाव हारने के या जीतने के कुछ न कुछ कारण तो होते हैं, लेकिन ये चुनाव उन कारणों में विश्लेषण करने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव उस श्रृंखला का चुनाव है जिसमें एक के बाद एक चुनाव इस कदर जीते जाते हैं कि एक समय ऐसा आए कि ये कहा जाए कि चुनाव कराने की जरूरत क्या है, जीतना तो हमें ही है, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो अगले 20 साल के लिए चुनाव न कराया जाए। क्या आप सहमत हैं? और उसका भी जो चुनाव होगा वो भी वो जीत लेके चले जाएंगे। वो ये चुनाव कराएंगे कि क्यों न नरेंद्र मोदी जी जब तक जिंदा हैं तब तक उनको प्रधानमंत्री रहने दिया जाए, इनसे बेहतर तो देश में कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। ये चुनाव उस ओर ले जा रहा है, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी के नाम पर कत्ल करने की दिशा में ले जाया जा रहा है। यहां पर अगर हम सोचते हैं तब जाकर के कोई आगे की बात तय कर सकते हैं। देखिए, गुजरात में भी जो मॉडल चुनाव जीतने का चला, वही मॉडल यहां तक पहुंचा है।
हर चुनाव दर चुनाव जो है ये जीतते चले गए। और इस मॉडल में बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे वोट जोड़ा जाए, कैसे वोट घटाया जाए, कैसे ईवीएम की चोरी की जाए, कैसे अपने मुख्य चुनाव आयुक्त बिठाए जाए, कैसे विरोधी दल को तोड़ा जाए, कैसे हर विधानसभा में जो अपोजिशन है उसको खरीदा जाए, कैसे कई छद्म उम्मीदवार खड़े किए जाए, कैसे पैसे बांटे जाए, कैसे प्रशासनिक अधिकारियों को तय किया जाए, और तमाम चीजें हर हथकंडे हैं। तो इसको एक टर्म चुनाव चोरी में भी नहीं समेट सकते। ये पूरी तरह से लोग एक डेमोक्रेसी को डिमोरलाइज करने के लिए, डेमोक्रेसी पर आस्था रखने वाले को डिमोरलाइज करने के लिए ये पूरा उपक्रम है। इसको चुनाव तो कह ही नहीं सकते। हम चुनाव देश में चाहते हैं, हम इस तरह की चीजें नहीं चाहते जो हो रही है। ये मजाक हो रहा है कि आप चुनाव कराते हैं, जो अपोजिशन है, अपोजिशन के पास में के वोट्स घटते नहीं है, उसके वोट्स बढ़ते हैं, और अचानक से बहुत सारे नए वोट जुड़ते हैं और वो सब के सब एक पार्टी के पास चले जाते हैं, एक गठबंधन के पास चले जाते हैं। और इसको व्याख्या इस तरह से की जाती है। मेरी आवाज इको हो रही क्या? नहीं, आपकी आवाज आ रही, ठीक आ रही, ठीक है जी। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हो रही हैं, इस कारण से पूरा ठीकरा जो है, पूरा ठीकरा, देखिए क्या स्टाइल है कि जो हारा उसी से सवाल होगा। तुम हारे क्यों? अरे तुम इसलिए हारे कि तुमने राहुल गांधी को नेतृत्व दे दिया। राहुल गांधी ने वोट जोड़ो यात्रा कर ली, इसलिए हारे। अरे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 240 पर लाकर समेट दिया। उस समय भी अगर वो वोट चोरी और वोट प्रबंधन वाली चीजें नहीं होती तो तभी काम तमाम हो गया होता, तब भी उसी हिसाब से चीजें हुई। लेकिन उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ी। आप लोग कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव जनता से कनेक्ट कर रहे थे, राहुल गांधी ने करने नहीं दिया। ये बात जो है, राहुल गांधी पर इतना हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरों के सरदार की नीयत को, उसकी काम करने के तरीके को, सबको पकड़ लिया है। अब राहुल गांधी को हटा दीजिए तो फिर देश में ये आवाज उठाने वाला भी नहीं मिलता, नहीं दिखता। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अब हर आदमी को राहुल गांधी बनना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कोई ठेका नहीं ले लिया है कि देश का लोकतंत्र ठीक करें, लेकिन वो अगर कर रहे हैं तो उनको जो भुगतना पड़ रहा है, जो अपयश भोगना पड़ रहा है, जो उनको इस रूप में पेश किया जा रहा है कि ये कांग्रेस के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के समर्थक हैं, ये चाइना के समर्थक हैं, ये विदेशी लॉबी करने वालों के बीच में है, ये इनका आतंकियों से साठगांठ है, हल्ला चिल्ला जितनी बातें की जाती है जो राहुल गांधी के नाम पर की जा रही है, इसलिए कि राहुल गांधी ही वास्तव में आज के तानाशाह के लिए खतरा है। यहां पर अगर जब तक हम बात को नहीं ले जाएंगे, ये डेमोक्रेसी पर जो खतरा है उसको हम खत्म नहीं कर सकते। ये बात तेजस्वी यादव को भी समझनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग सुझाव दे रहे हैं कि अखिलेश यादव समझ जाए, फिर अखिलेश यादव को भी राहुल गांधी डुबाने चले आएंगे। अरे अखिलेश यादव ने फील किया है कि कैसे 37 सीटें लोकसभा में अकेले नहीं जीत रहे थे, राहुल गांधी से जुड़ करके हम जीतते हैं। अखिलेश यादव ने फील किया है। तो इस बात का, इस तरह के नैरेटिव, इस तरह की बातें गढ़ी जा रही हैं, उसको समझना होगा। बड़ा गोल जो है वो सेट करना होगा। एक चुनाव जीतना या एक चुनाव हारना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिलसिला डेमोक्रेसी को खत्म करने तक नहीं ले जाया जाए, ना पहुंचे, ये बचाना जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साधना जी की वीडियो बहुत शानदार आ रहा है। जी साधना जी, अपनी बात आप रखिए प्लीज। जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया था अविश्वसनीय, अकल्पनीय है, और ये सिर्फ हमारे लिए ये चौंकाने वाले नतीजे नहीं है, ये स्वयं बिहार के लोगों के लिए भी चौंकाने वाले नतीजे हैं, जेनजी के लिए भी चौंकाने वाले नतीजे हैं। और ये मुझे लगता है ये श्रेय मात्र एनडी ठगबंधन को नहीं दूंगी मैं इस जीत का। ये चौंकाने वाले आंकड़ों का श्रेय जाता है गोदी चीफ चुनाव आयुक्त।
और मैं बिल्कुल खुल के ये बात कह रही हूँ। मैंने आज सुबह से मैं डिबेट्स में हूँ और मैंने सारे चैनलों पर ये बात रखी है, जबकि गोदी मीडिया के चैनलों पे हम बैठे हैं और आपका तो जो प्लेटफॉर्म है निष्पक्ष है, तो मैं बिल्कुल खुलकर बात कर रही हूँ। तब भी मैंने कहा, सुबह से देख रही हूँ मैं कि किस तरीके से बिहार की जनता को ठगने का काम किया गया। जमीन पर आप भी देख रहे थे, बिहार में हम भी लोग देख रहे थे कि जो जमीन पर जो बिहार का युवा है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो जेनजी है, जितने भी लोग हैं, क्योंकि 3,35,00,000 बिहारी रजिस्टर्ड मजदूर है, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे कम है देश के अंदर, सबसे गरीब राज्य। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है, जिसके अध्यक्ष कुछ प्रधानमंत्री महोदय। तो जो बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, जो चीनी में 27% योगदान देता रहा हो और अब 2% योगदान दे रहा हो, मोतीहारी की जो चीनी मिल की बात चल रही थी, खुलेगी खुलेगी, दोबारा नहीं खुली, चीनी की चाय पी के जाने वाले थे प्रधानमंत्री जी, नहीं गए। फिर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने पर कभी ठप्पा नहीं लगाया जी, विधायक दल निर्णय लेंगे कि कब लेंगे। तो ये इतनी सारी अटकलें, इतना सारा द्वंद इनके अंदर था और पता लग रहा था कि किसी ना किसी तरीके से जनता का सीधा मैंडेट था कि ये सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। लेकिन इतना चौंकाने वाला आंकड़ा आया और मुझे ये लगता है, मैं सबसे, देखिए मैं खुलकर कह रही हूं, जब तक चुनाव आयोग को चयन करने की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं बनेगी, तब तक मुझे लगता है ये वोट चोर सत्तासीनों के साए में कोई भी चुनाव हो जाए, विधानसभा हो, लोकसभा हो, मुझे लगता है औचित्यहीन चुनाव होगा। कोई मतलब नहीं है। जो चुनाव चाहते हैं जिताना वो जिता देते हैं, जो चुनाव इन्हें हराना है वो हरा देते हैं। इनके ऊपर पूरा ये डिपेंड करता है और इसीलिए मैं कह रही हूं, अनूप बरनवाल केस बार बार जिक्र किया चुनाव भर मैंने, हर डिबेट में, हर चर्चा में। 2023 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जिसके बाद ये कहा गया कि भाई एक नए अध्यादेश आनन फानन में लेकर आई भाजपा की मोदी सरकार और 24 से पहले ही ये बना दिया गया कि जी अब प्रक्रिया चेंज कर दी जाएगी चुनाव आयुक्त को चयन करने की, और उसी प्रक्रिया के तहत वोट चोरी कवच देने का काम किया गया चुनाव आयोग को, वोट चोरी चक्रव्यूह रचाया गया और संविधान की धारा 16 के अंदर परिवर्तन करके चुनाव आयुक्त के खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा अधिकार दे दिया गया कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते चुनाव आयुक्त के किसी उसके खिलाफ। और सुबह से गौरव भाटिया जी भाजपा के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं चैनलों पर, मेरे समक्ष भी है, तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई आप क्यों कह रहे हैं, आप तो अधिवक्ता है, आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं कोर्ट जाना चाहिए। भाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप ही ने संविधान के अंदर ये बदलाव किया है धारा 16 में। तो मुझे लगता है एक वोट चोरी कवच देने का काम किया गया लगातार। आदरणीय राजीव जी, आप भी लंबे समय, जितने आप पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत हम लोग गंभीर चर्चा कर रहे हैं और बड़े ही सुलझे हुए यहाँ पर पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं, जितने सब विचारक हैं, सब जानते हैं जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसी दिन से किसी भी तरह का आप घोषणा नहीं कर सकते, सरकार की तरफ से कोई भी चीज आप जनता को नहीं दे सकते, एक रोक लग जाती है। ये चुनाव आयोग का नॉर्मल कानून है। आप मुझे बताइए ये कहां धज्जियां उड़ा दी गई नियमों की कि चुनाव चल रहा है, 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं थी, ये रिश्वत नहीं थी क्या? सरेआम रिश्वत देने का काम किया गया। 75 करोड़ रुपया आप बांट रहे हैं 10,000 के नाम पर, तो कैसे नहीं कहीं ना कहीं बरगलाने की बात कही जाएगी। और उसके ऊपर से चुनाव आयोग भी आपका गोदी चीफ चुनाव आयुक्त है, मीडिया भी आपकी गोदी मीडिया है, मुख्य धारा का मीडिया, और हर तरीके से एक तरीके नैरेटिव सेट करने का काम किया जाता है। अभी सुबह से चैनल पे देख रही हूं, कह रहे थे जी कि जातिवाद खत्म हो गया। अरे भाई, जातिवाद की बात ही किसने की? जातिवाद की बात मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले से करते आ रहे थे। और राहुल गांधी जी आजादी से इतिहास तक के, मुझे लगता है आज एक ऐसे पहले नेता है जिन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा की और जनसंपर्क किया उसमें लोगों के साथ, और उन्होंने जातिगत जनगणना, जिसे भाजपा ने एफिडेविट देकर नकारा कोर्ट में कि हम नहीं कर सकते, जटिल प्रक्रिया है, राहुल गांधी जी ने इतना मुखर होकर उस पर बोला, इतना आंकड़ों के साथ, इतना तर्कों के साथ बोला कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि जातिगत जनगणना कराएंगे। और आज आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक नैरेटिव सेट किया गया है गोदी मीडिया के द्वारा, और ये चुनाव में कि ये कह देना जातिवाद खत्म हो गया, नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, लड़ेंगे। वोट चोरी हुई है, हो रही है, तर्कों के साथ आदरणीय राहुल जी ने अपनी बात को रखा, और यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे कि हमने तर्कों पर बात की है, कोई हवा में बात नहीं की, आंकड़े दिए गए। भाजपा के एक नेताजी जा रहे हैं जी 2-2, 3-3 जगह पर वोट करने, ट्रेनें भेजी गई हरियाणा से बिहार में भर भर कर, रेल मंत्री का उस पर क्यों नहीं जवाब आया? आप मुझे बताइए, जो मीडिया, किस मीडिया पे हम भरोसा करें? इनके एग्जिट पोल, इनके पोल, इनकी बातों पर कहां से भरोसा करें? जो मीडिया एक लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र जी को 2 दिन पहले क्या देता है, उनका निधन हो गया, मैं उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ, लेकिन ये उस तरह का मीडिया है और कोई माफी नहीं।
किसी तरह का गिल्ट नहीं, इनके अंदर रिग्रेट ही नहीं है कि हमने कुछ गलत कह दिया है, किसी के जीवन के बारे में कुछ गलत कह दिया है। और ऐसे मीडिया पे आज हम भरोसा करेंगे और ऐसे चुनाव आयोग पे भरोसा करें जहां रक्त रंजन हुआ चुनाव के बीचों बीच, मर्डर हुए हैं, गोलियां चली हैं, कहां गई थाने में जाकर रिवॉल्वर जमा करवा ली जाती हैं, कहां गए नियम? तो आज चौंकाने वाले नतीजे न सिर्फ आपके लिए हैं, न सिर्फ मेरे लिए हैं, ये देश के लिए चौंकाने वाले नतीजे हैं और ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आदरणीय राजीव जी, आज लोकतंत्र खतरे में है। ये इस तरह से चुनाव आप अपनी मर्जी से सब करते चले जाएंगे। आप बताइए ना कि सीटें कुल कितनी है? 200 से ऊपर इनके पास सीटें आ गई। कोई तूफान नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई हवा नहीं, कोई लहर नहीं जमीन पर। जो वोटर्स हैं वो हैरान है। भाई वोट करने वाला हैरान है तो कितना बड़ा ये आश्चर्यचकित बात है। तो मैं कह रही हूं ना, गोदी मीडिया की एक लाइन से सहमत हूं, अकल्पनीय और अविश्वसनीय ये परिणाम आया है और इससे हम बिल्कुल सरोकार नहीं रखते। और मुझे लगता है ये परिणामों के लिए जमीन पर उतरकर अब एक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। भाई आंदोलन बड़े बड़े हुए आदरणीय राजीव जी, ये कहते हैं भाई जेनजी को राहुल जी ने कह दिया, भड़का दिया जेनजी को। अरे भाई जेपी ने आंदोलन किया, अन्ना हजारे जी आज तो गायब है, लेकिन अन्ना हजारे जी जब आगे आए, कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर, आपको भी पता है, तो आंदोलन हुआ। हमने तो नहीं कहा आपने किसी को भड़का दिया। इस लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हमें हमारा ये अधिकार मिला है, हम कर सकते हैं आंदोलन। तो हम तो कह रहे हैं आज भी एक आंदोलन की आवश्यकता है। भाई व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना क्रांति है ना। तो आज अगर पहले क्रांति हुई हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए, क्रांति और करेंगे, जेनजी के सहयोग से करेंगे, युवाओं के महिलाओं के सहयोग से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद ट्वीट किया है, उसमें राहुल गांधी के एक सेंटेंस को उन्होंने रिपीट किया है जी। प्रधानमंत्री लिखते हैं, पहला सेंटेंस सुशासन की जीत हुई, दूसरा विकास की जीत हुई, तीसरा गौर फरमाइए सामाजिक तीसरा जन कल्याण की भावना की जीत हुई और चौथी लाइन सामाजिक न्याय की जीत हुई। सामाजिक न्याय की जीत हुई है। लड़ाई तो लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई राहुल गांधी। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामाजिक न्याय कम से कम याद तो आया। जल्दी से आना चाहता हूं, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सुनील शुक्ला जी, जी सुनील जी। जी जी सुनील जी, अभी आप साधना जी की बात सुन रहे थे और चूंकि विपक्ष क्या करेगा आगे ये भी और विपक्ष के नेताओं से ये बात तो करनी ही चाहिए, लेकिन इस रिजल्ट से कितना विपक्ष चौंका हुआ है, अकल्पनीय, अद्भुत बता रही हैं और हम लोग भी अकल्पनीय कह रहे हैं। और आप तो चूंकि अभी भी बिहार में हैं, हम लोग तो लौट आए, आप बिहार में हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं सुनील जी, थोड़ा अपर लेवल की हम बात कर रहे हैं। अपर लेवल की ये कि चुनाव में कैसे जीत हुई, 10,000 रुपये दिए गए महिलाओं को, जो जेनजी है या जो यूथ हैं वो भी सब साथ चले आए नीतीश कुमार के या एनडीए के साथ आ गए और जीत हो गई। ये एक सामान्य ये है, लेकिन हम जब सामान्य विश्लेषण है, लेकिन हम जब हरियाणा और महाराष्ट्र और अब यहाँ इसकी बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, तो क्या ये सामान्य विश्लेषण होगा या हरियाणा की तरह, महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी उसी ढंग से विश्लेषण करना होगा? इसलिए कह रहा हूँ, अजीत कुमार झा पत्रकार हैं साहब, किसी बड़े मीडिया हाउस में पत्रकारिता करते थे अजीत कुमार झा। उनके पास 3 वोटर आईडी कार्ड, एक हरियाणा, एक दिल्ली और एक वहाँ बिहार। हरियाणा में भी वोट डालते हैं, सेल्फी डालते हैं, दिल्ली में आके वोट डालते हैं, सेल्फी डालते हैं। अच्छा, इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि भाई आप चोरी आपकी पकड़ी जाएगी? मेरे पास एक ही तरह के 2 अगर आईडी कार्ड हों तो मैं पसीने छूटते रहते हैं, मतलब रहेंगे, है नहीं कि अरे वहाँ भी यहाँ भी कैसे। और आप ना सिर्फ चोरी कर रहे हैं, आप वोट डाल रहे हैं और उसके बाद सेल्फी भी डाल रहे हैं। ये तो अजीत कुमार झा की बात कर रहा हूँ, ऐसे और भी कई नाम आए इसी समय। तो क्या यहां पर ऐसे वोटरों की संख्या जो वहां 25 लाख बताई जा रही थी हरियाणा में, अब जब कल को कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी की टीम इस पे, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी की पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी की टीम अब आज से लग जाएगी इस काम में कि बिहार में वोटों की चोरी कैसे हुई, एक्सपोज करने के लिए। ज़रूरत भी है, जो काम हमारा आपका काम था वो राहुल गांधी कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको हालांकि करना चाहिए था। मीडिया को, जिनके पास साधन संसाधन है इतना ज़्यादा, उनको करना चाहिए था। जरा आपसे समझना चाहता हूं मैं कि क्या ऐसे में लोकतंत्र, क्या ऐसे में चुनाव, और कल को चुनाव में यानी वोटर्स वोट देने जाने से पहले 10 बार सोचेगा नहीं कि आगे मैं तो दे के आता हूं किसी और को, जीत कोई और जाता है। 5 राज्यों के चुनाव सामने है, इसलिए ये चिंता हो रही है।
नहीं, स्वाभाविक सी बात है। अगर आप इलेक्शन को हाईजैक करेंगे तो लोगों का विश्वास नहीं बना रहेगा ना, संभव ही नहीं है। और जो बातें आप कह रहे हैं कि अगर युवाओं ने, महिलाओं ने, इन्होंने उन्होंने अगर वो सरकार को वोट दे रहे हैं तो बिहार का युवा चुप रहने वाला तो है नहीं। हम और आप उनके बोलने पर ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि युवाओं की नाराजगी थी सरकार के खिलाफ। तो ये जो बात कही जा रही है उस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों के पक्ष की जो बात आपने कही, विपक्षी दलों की जिम्मेदारी है। और जो बातें चुनाव के बाद की जा रही हैं कि अगर आप वोट चोरी का पता कराएंगे चुनाव के बाद, यह काम चुनाव के दौरान होना चाहिए। आपकी सतर्कता की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों का संगठन होता है, वो अपने संगठन को सक्रिय रखें, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। चुनाव की बात करके क्या करेंगे? एक एकेडमिक बहस होकर के रह जाएगी। बिहार के हरियाणा के चुनाव का आपने किया, एक बार चर्चा चली, लेकिन चुनाव हो गया 5 साल के बाद उसको देखा जाएगा। जो काम अपने हाथ में आप ले रहे हैं उस काम की निरंतरता आवश्यक है। विपक्षी दलों ने केवल अगर आप एक कोई अभियान चला रहे हैं तो एकदम मजबूती के साथ चलाते रहिए। एक गंभीरता और एक समर्पण की आवश्यकता है। बीजेपी से लड़ना इतना सामान्य नहीं रह गया। बीजेपी के पास कोई नैतिकता नहीं है। बीजेपी किसी काम को करने में कोई संकोच नहीं करेगी। अगर आप इनसे लड़ना चाहते हैं तो आपके पास उसी तरह की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। और विपक्ष को कमर कस लेना होगा आने वाले चुनाव के लिए और भी मजबूती के साथ। और आप कई राज्यों में दिखाई भी पड़ रहा है वो कि लोग तैयार हैं। इस निर्णय को, जो आज का जनादेश आ रहा है, इस जनादेश को बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। संभव ही नहीं है। और संभव इसलिए नहीं है कि उनके मन में भी इस तरह के जनादेश की अपेक्षा नहीं थी। ये तो आप इसके लिए आप कितने भी तर्क गढ़ लीजिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि अगर लोग इस सरकार के साथ थे, इस सरकार को जन समर्थन देने के लिए तैयार थे, तो दिखता क्यों नहीं? कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जन समर्थन न दिखाओ। बिहार में दिखाई पड़ा। 1 साल पहले यहां के लोगों ने आपको खारिज करना शुरू कर दिया था। 10 सीटों पे आपको हरा दिया। जिले के जिले ऐसे मिले जहां पर कि आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। और आज आप पता चला कि आप इतने प्रचंड बहुमत से चले आ रहे हैं। यहां तक कि उस पार्टी से भी आप आगे निकल गए जिस पार्टी के नेता का चेहरा सामने रख करके पूरा का पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं वो तो इस जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के चेहरे के साथ चस्पा होती हैं। सुशासन की बात करेंगे नीतीश कुमार, सामाजिक न्याय की बात करेंगे नीतीश कुमार, विकास की बात करेंगे नीतीश कुमार। आप जिस व्यक्ति का चेहरा आपने सामने रखा वह व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी से नीचे है। और 101 सीटों पर चुनाव लड़ करके आप 90 सीटों के आसपास चुनाव लड़ने के जीतने का दावा कर रहे हैं। क्या ये राजनीतिक की स्थितियों में ये संभव होता नहीं है? और अगर होता भी है तो दिखता है। ये 1977 में लोकसभा का चुनाव जनता पार्टी जीत रही थी, बाकायदे दिख रहा था। 2010 में इसी में नीतीश कुमार की सरकार के लोग वापस आ रहे थे, दिख रहा था। ममता बनर्जी की सरकार पिछली बार लोग जिता करके ले आ रहे थे पश्चिम बंगाल में, लोगों को पता लग रहा था कि नहीं ममता बनर्जी की सरकार आ रही है। ये ऐसा नहीं, कोई ऐसा काम थोड़ा है कि आपने फाइल में तय कर दिया और बंद कर दिया। राजनीतिक गतिविधियों का आप अनुभव करते हैं और सभी लोग उसका एहसास करते, सभी उसको एहसास करते हैं। ये जरूर है। आपको एक महत्वपूर्ण सवाल है कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी इस तरह के जनादेश को रोकने के लिए बढ़ जाती है और वह उस जिम्मेदारी को राजनीतिक दलों को महसूस करना होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए निश्चित राजनीतिक दलों के ऊपर विशेष जिम्मेदारी होती है। नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है? अगर हर देश का हर नागरिक जिम्मेदार हो गया तो फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगे रह के? कोई जरूरत नहीं है। सब लोग जन सामान्य इसको तय कर लेगा। राहुल गांधी के प्रति लोगों की आस्था विश्वास क्यों बढ़ा? कि उन्होंने लगातार उन विषयों को छोड़ा नहीं। वो आक्रामक रहे, सरकार की आलोचना करते रहे और लोगों के बीच उस मुद्दे को पहुंचाते रहे। चुनाव के दौरान भी इन चीजों को करने की आवश्यकता होती है। अब तो आपके सामने है। बाकी आप चुनाव न्यायालय में जाइए, यहां जाइए, वहां जाइए, जो वो करते रहिए, एक लंबी प्रक्रिया। लेकिन बात जिसे कही जाती है कि एक एक मतदाता की चिंता करनी है, एक एक कंस्टिट्यूएंसी की चिंता करनी है, एक एक उम्मीदवार की चिंता करनी है। बस बड़ा सवाल है आप
क्योंकि आप एक ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जिन्होंने अपने को एकदम कहते हैं कि हर जगह घुसा के रखा हुआ है। चुनाव को कैसे जीता जाए इस प्रबंधन में माहिर है जी। जन समर्थन कैसे हासिल किया जाए वो तो अलग का सवाल हो गया जी। एक प्रबंध की क्षमता उन्होंने अपने पास विकसित कर रखी है और यह आत्मविश्लेषण का समय है। हम केवल इस बिना पर पूरी बात को नहीं खारिज कर सकते कि सब कुछ मैनेज करके रूट लिया गया। हमारी भी क्या कमियां रह गई, यानी विपक्ष क्या 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 कमियां रह गई, यह विपक्ष को सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुकुंद जी आ रही आवाज? जी मुकुंद जी जरा आपसे समझना चाहता हूं कि पटना में चल क्या रहा है। खबर आ रही है कि नीतीश बाबू के घर की पहरेदारी बढ़ा दी गई है। फिर इधर चुनाव आयोग जो चुनाव निर्वाचन अधिकारी का जो दफ्तर है वहां पर पहरेदारी बढ़ा दी गई है। तो पटना में चल क्या रहा है इस रिजल्ट के बाद, जरा बताइए। ऐसा चल रहा था जो 12 बजे के बाद जैसे ही एनडीए गठबंधन का आंकड़ा बहुमत के पार हुआ, उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस और बीजेपी का चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई पुलिस के द्वारा और पब्लिक मतलब जो आने जाने वाले लोग हैं या उनके समर्थक हैं वो गाड़ी उनका बंद कर दिया गया, गाड़ियों से नहीं जा सकते हैं और पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई। नीतीश कुमार के आवास की घेराबंदी कर दी गई और जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनके भी आवास की घेराबंदी कर दी गई। यहाँ तक कि विजय सिन्हा से मिलने के लिए उनको जीत की बधाई देने के लिए जो लोग जा रहे थे उनके भी आवास की घेराबंदी कर दी गई थी। बिना परमिशन का लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो पटना में इस तरीके से प्रशासनिक जो है वो घेराबंदी की गई थी। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है, मैं पिछले 4 बार से चुनाव कवरेज कर रहा हूं। इस बार का जो चुनाव कवरेज मैंने किया उसमें जो चीजें सामने आई, जैसा अभी डिबेट में लोग बता रहे थे, जो वो उत्साह लोगों के भीतर नहीं दिखा, जो उत्साह चुनाव के जीत के बाद होता था। जैसे हम लोगों ने दिल्ली भी एक बार गए थे, दिल्ली कवरेज किए थे। दिल्ली चुनाव के बाद जो आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी, क्या उत्साह पब्लिकों के भीतर था। मतलब मास लेवल के कम से कम तो 60% लोग को यह पता था जब मैंने आम आदमी पार्टी को वोट किया और वो चुनाव जीती है तो हमारी पार्टी जीती है। इस बार के चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं ये लोगों के भीतर नहीं जा रहे हैं, पर चुनाव आयोग और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो निर्णय लिया गया, जो काउंटिंग की गई है उसको लोग जबरदस्ती पचा रहे हैं। तो इस तरीके का चीज पटना में देखने को मिल रहा है। और बिहार चुनाव को अगर इस बार के बिहार चुनाव 2025 को अगर समझना है तो थोड़ा सा हम भीतर जा रहे हैं। इसमें हमने देखा है, सुबह से तो मैं काउंटिंग पर ही बैठा था, हमने देखा है जो जन सुराज को लोग बार बार बीजेपी की बी पार्टी बता रही थी, इस बार के चुनाव में मैंने देखा जनसुराज ने सिर्फ महागठबंधन के वोटों को काटे और जनसुराज के प्रतिनिधि हमेशा तीसरे नंबर पर आए हैं। और जनसुराज के प्रतिनिधि का जो वोट का रेशियो है और महागठबंधन के वोट का जो रेशियो है वो दोनों को मिला लिया जाए तो जो जीत रहे हैं उनके लेवल तक वोट पहुंच रही है। तो प्रशांत किशोर इस पूरे चुनाव में वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम किए, सबसे पहला। दूसरी चीज है, जब कोई बातें अगर नहीं पचती है या जो कुछ उत्साह नहीं दिखता है और जबरदस्ती आप किसी भी जनता पर थोपने का काम करते हैं तो जब जनता आक्रोशित होती है तो नेपाल, ये श्रीलंका वाली हालात होती है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है, चुनाव आयोग की भूमिका को हम लोगों ने शुरू से देखा है। सत्ता पक्ष के तरफ उनका रुझान थोड़ा सा कम रहता था, कार्रवाई करने का भरोसा कम, और सत्ता पक्ष से हमेशा जान रहा था जो चुनाव आयोग की अगर कोई भी खामी गलतियों को करेंगे, जैसे नीतीश कुमार ने जीविका दीदी के अकाउंट में पैसा डालने का जो काम किया
उसको लेकर के नेता मंच से बयान दे रहे थे जो नहीं वो पैसा रिटर्न करना नहीं है। चुनाव आयोग कहाँ था? वो FIR करता, उन पर कार्रवाई करता। और चुनाव आयोग को एक चीज इस बिहार विधानसभा से संशोधन करना होगा, जो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाता है या चुनाव आयोग के खिलाफ बातें करता है जो उनके नियम के खिलाफ है, उन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए जो वो चुनाव में फिर दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं दिखा। ये नेता लोग चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ बहुत सारे बयानबाजी की और उनको नीचे दिखाने का काम किया। अब जब बिहार में चुनाव है, देश में जब चुनाव हो और चुनाव आयोग ही पीछे स्तर पर चला जाए, सबसे पीछे हो जाए, नेताओं के पीछे हो जाए, तो फिर क्या कहना है? चुनाव आयोग की भूमिका इस चुनाव में बहुत ठीक नहीं थी और चुनाव आयोग की भूमिका पर जांच पड़ताल होगा। अब मैं थोड़ा सा आंकड़ों पर अगर बात करूं, थोड़ा सा मैं आंकड़ों पर बात करके आपको बताता हूं। जो जी एक मिनट निकाल रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने SIR के बाद बिहार में वोटर की फाइनल आंकड़ा 7.42 करोड़ जारी किया था, जबकि 11 नवंबर का जब वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने बताया जो 7.4526 वोट पड़े हैं और इसका परसेंटेज 66.91 वोट बताए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमने देखा, हमने उस पर भी वॉच किया है। 66.91 वोट तब माना जाता जब 7.42 में से 4.9 करोड़ के करीब मतदाता वोट डालते हैं और ऐसे को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो 100% से ऊपर आंकड़ा जाता है। कमीशन के हिसाब से 7,45,00,000 मतदाता ने अगर वोट किया, 66.91 वोट प्रतिशत अगर हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 13 करोड़ से ज्यादा मतदाता ने बिहार में होने चाहिए थे। ये जो डाटा है तो थोड़ा सा चुनाव आयोग का घाल में, चुनाव आयोग थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन उसमें ये जो आंकड़े हैं मुकुंद जी, ये आंकड़ा सबसे पहले तो है कि 7,42,00,000 आपने बताया था। चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ, जो 7,45,00,000 बता रहे हैं, एक्चुअली ये टोटल है 7,45,00,000, उसमें से यहाँ 67% की पोलिंग ये बता रहे हैं जी, उसमें से बता रहे हैं मैंने बताया। तो आंकड़ों में इन लोगों ने क्या किया है, जो वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाया और आंकड़ों में खेल हुआ है। इसकी जानकारी जो 2-4 दिन के बाद जो लोग काउंटिंग, जिन्हें यह रिजल्ट नहीं पच रहा है, वो लोग जानकारी देंगे। हालांकि चुनाव के समय आचार संहिता लगा हुआ था। आचार संहिता यानी कि समझ लीजिए जो सब लोगों का पावर खत्म और राष्ट्रपति शासन की तरह ही रहता है, पर उसमें भी जिस तरीके से हत्या हो जाती है, जिस तरीके से वोट देने के नाम पर एक महिला को गोली मार दिया जाता है और वो प्रत्याशी खड़ा होकर के वोट मांगता है और चुनाव आयोग की भूमिका एकदम ये रहता है, संदिग्ध रहता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज इस बिहार विधानसभा चुनाव में मैंने देखा, जो विपक्ष काफी कमजोर नजर आया। जिस तरीके से घोषणा हुई और दीपावली गिफ्ट के नाम जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया भेजा गया, भेजने की बात कही गई, दिवाली बोनस दिया जाएगा, उस वक्त चुनाव आयोग को इस चीजों पर रोक लगाना चाहिए। सरकारी फंडिंग को आप जिस तरीके से पब्लिक में बांट रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि हमने यह वोटिंग के दिन भी देखा था, हर बूथ पर अनऑफिशियली तरीके से जिस तरीके से जीविका दीदी खड़ी थी और लोगों को यह बता रही थी, महिलाओं को खास करके इस बार देखे होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है जो महिला को जीविका के बारे में आप जानिए। जीविका एक गांव, एक टोला के समूह की एक महिला होती है जी, जो जीविका को लीड करती है। अब समय चुके जी मुकुंद जी,
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चर्चा करेंगे इस पे, समय चूंकि बहुत ऑलरेडी बीत चुका है, 8:30 बजे प्रोग्राम खत्म करने का समय होता है, ऑलरेडी 8:35 पे हम हैं। जल्दी पहले प्रशांत टंडन जी, फिर साधना भारती जी से क्लोजिंग कमेंट लूंगा कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। प्रशांत जी, ओवरऑल आज का दिन और उसमें भी अभी भी ये आंकड़े चल रहे हैं, 35 सीटें इंडिया गठबंधन, 202 सीटें, 202 सीटों का आप देख लीजिए हाल, सूरत हाल क्या है। और इसलिए भी ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को इसी हिसाब से देखा जाए तो फिर अगले 5 चुनावों को कैसे देखेंगे आप? देखिए राजीव जी ना, जी ये जो भी है इसको इस परिभाषा से नहीं देखा जा सकता। लोकतांत्रिक शब्दावली में आप इस चुनाव को नहीं देख सकते, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए ये हम बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये सीटें 130 होती, 135 होती तो हम ये डिस्कस करते कि विपक्ष का विमर्श क्या था, गलतियां क्या हुई, कोऑर्डिनेशन क्या था, क्या नहीं था, कहाँ फ्रेंडली फाइट हो गई, कहाँ क्या हुआ। लेकिन ये जो हमको दिख रहा है और जो हम खुद 20 दिन बिहार में बिता कर आए, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और बढ़ रहे हैं क्या, बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में जो रिपोर्ट जाएंगी, जो लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, वो देख रहे हैं। इसका अब अपोजिशन के सामने ये बात हो रही कि अपोजिशन क्या करे। हम अपोजिशन को ब्लेम अगर कर रहे हैं तो हम वैसी ही बात कर रहे हैं कि अगर किसी की लिंचिंग हो जाए तो उसको हम कहें कि तुम सड़क पर निकले क्यों थे। विक्टिम ब्लेमिंग, मैं विक्टिम ब्लेमिंग में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अपोजिशन जहां पे है वहीं पे मैं हूं, वहीं पे देश की जनता है। अगर भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है तो सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। वहां तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मैं, आप, बिहार की जनता, सब एक नाव पे सवार हैं। तो इसलिए मैं किसी को विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करना चाहता हूं। एक आखिरी बात, देखिए असली वजह क्या है। अभी तक सामाजिक न्याय का विमर्श, जातिवाद जनगणना, आरक्षण की लिमिट बढ़ाने की बात ये क्षेत्रीय पार्टियां करती थी। आरजेडी करती थी बिहार में, या समाजवादी पार्टी करती थी, या तमिलनाडु में डीएमके करती थी। पहली बार ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने ये बात की। और जब राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, और एक नेशनल पार्टी का ये सेंट्रल विमर्श बनता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें हलचल होगी। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? जातिवाद जनगणना, 50% से ऊपर की लिमिट को खत्म करेंगे आरक्षण की। ये जो तमाम बातें हैं, ये यथास्थितिवाद को बहुत हिला रही बुरी तरीके से। और इसलिए आप देखिए कि मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट आपको एक खाने में दिखाई देता है। और मैं अभी गारंटी के साथ कह सकता हूँ राजीव जी, SIR का ये नतीजा है जो हम देख रहे हैं, 202 की फिगर। सुप्रीम कोर्ट SIR को नहीं रोकेगा। तमाम ब्यूरोक्रेसी, ये मीडिया इसके साथ खड़ा होगा, चुनाव आयोग के साथ खड़ा होगा। क्यों? वही कारण कि 50% के आरक्षण की लिमिट, जातिवाद जनगणना, ये राष्ट्रीय स्तर पर अगर राहुल गांधी उठा रहे हैं तो ये रिएक्शन होगा। अब अपोजिशन को सोचना है कि वो कैसे करे, आगे क्या रणनीतियां उसकी, और आंदोलन कैसे करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा पूछ लेता हूं साधना जी से। साधना जी, अब आगे के चुनाव और रणनीतियां, और उसमें भी राहुल गांधी जो एक्सपोज कर रहे हैं, ये चुनाव में जो धांधली है, चोरी है, इसको लेकर आगे की रणनीति क्या है? ज़रा बता पाएंगी कि पार्टी इस पर आगे काम करने जा रही है, नहीं करने जा रही? राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की बात कही थी, H फाइल्स लेके आए। हम लोगों ने पहले सोचा वही हाइड्रोजन बम है, तो हो सकता है इंतज़ार करें हम और हाइड्रोजन बम का। लेकिन ओवरऑल देखिए, एक्सपोज करना एक अलग बात है, लेकिन कुछ होने से पहले उसको रोकना, जो आप कह रही थी ना कि जड़ जो है वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है। नियुक्ति, बिल्कुल आप सही कह रही थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जिस ढंग से हो रही है उसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको रोक दिया। लेकिन वो कैसे रुकेगा? वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ अभी तक। देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हमारे पास एक ताकत है कि हम
पहले तो हम जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। अब ये मैंने ऐसी सरकार देखी है कि इसमें तो हर मुद्दे पे ही हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट से कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तब तक कोई भी बात वहां पहुंचती ही नहीं है, निष्कर्ष पे ही नहीं आ पाती, नहीं तो अटक जाती है। लेकिन मुझे लगता है जब नहीं कोई सुनेगा तो सड़कों पर तो आना पड़ेगा लोगों को। और ये हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है ना, मैंने कहा सबके लिए। आदरणीय प्रशांत जी ने अभी जो विश्लेषण रखा आपके समक्ष और डीबी लाइव के जितने दर्शक देख रहे हैं उनके समक्ष, मुझे लगता है वो पूरा मर्म है आज की डिबेट का। उसमें जो निकल कर आया कि किस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आपने उनके ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, मीडिया हो, एक खाने में दिखाई देते हैं एक बात पर। क्योंकि पहले ये राज्य स्तर पर होता था कि भाई किसी ने आरक्षण की बात कह दी, जातिगत जनगणना की बात कह दी। अब सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जी जब कर रहे हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, बड़े स्तर पर कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो जाहिर सी बात है वो पूरे विश्व स्तर तक वो बात पहुंचती है और फैलती है। तो मुझे लगता है सबसे पहली बात ये कि एक तो आत्मावलोकन तो करना पड़ेगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। मुझे लगता है क्योंकि अब आने वाले जो आगे के दिन हैं इसमें कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो और प्रदेश संगठन को विशेष तौर पर बैठकर मुझे लगता है एक गहन अध्ययन और चर्चा करनी चाहिए कि इसको हम कैसे टैकल करें। क्योंकि ये अभी एक आदरणीय आप ही के गेस्ट थे, उन्होंने कहा ना कि प्रशांत जी ने कहा लोकतंत्र में तो आप इस चुनाव की गिनती मत कीजिए। तो अगर लोकतंत्र में गिनती नहीं की जाएगी तो फिर इससे टैकल करने के लिए क्या करें? या तो सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन किया जाए या सड़कों पर आना पड़े। मैंने कहा ना, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना क्रांति है। पहले क्रांति हुई थी हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए, और अब मुझे लगता है एक क्रांति और होगी जेनजी को, महिलाओं को, युवाओं को और बेरोजगार युवाओं को साथ लेके। क्योंकि ये तो बिल्कुल अविस्मरणीय भी है, ये भूलने वाली बात नहीं। ये चुनाव कभी भूला नहीं जाएगा, इसका रिजल्ट आपको भी हमेशा याद रहेगा। और मुझे लगता है काला पन्ना बनके ये लोकतंत्र के लिए जो खतरे की घंटी है उसमें काला पन्ना बनके रहेगा, काले अक्षरों में अंकित किया जाएगा इस चुनाव को कि किस तरीके से धांधली की जाती है, किस तरीके से जमीन और आसमान के अंतर में चुनाव का रिजल्ट जो हमें दिखाई देता है वो निकलकर सामने आता है। और एक तरीके से चुनाव आयुक्त एक राजनीतिक दल के साथ जाकर खड़ा हो गया, सरकार के साथ जाकर खड़ा हो गया। ये देखिए सर्वविदित हो गया है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क, कोई कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सीधी बात है, एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप है कि ये तो चुनाव आयुक्त को ही इस जीत का श्रेय दे दीजिए। दूसरी बात, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस युवा को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ा हो, जिस युवा ने रोजगार मांगते हुए डंडे खाए हो, जिस युवा को आरक्षण के नाम पर डंडे बरसाए गए हो, जिस जेनजी को पेपर लीक होने पर जब उसने धरना प्रदर्शन किया तब डंडे बरसाए गए हो, ठंड में उन पर ठंडे पानी की बौछारें की गई हो, तो क्या वो युवा ऐसी सरकार चुनेगा? इन लोगों को दोबारा चुन के लाएगा? और आपने कहा ना एंटी इनकम्बेंसी तो आप यूज ही नहीं करेंगे, भूल जाइए। तो वो एंटी इनकम्बेंसी तो सच में भूल ही जानी चाहिए लगातार जो चुनावों के हम रिजल्ट देख रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल डिक्शनरी है और जो हम पॉलिटिकली से एक विधा कहेंगे, जो समझने का, आख्यान करने का एक तरीका है, तो मुझे लगता है उस विधा में से एंटी इनकम्बेंसी निकाल दीजिए। मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है आत्मावलोकन की आवश्यकता है। लेकिन अभी कहा कि किसी ने कहा, आपके यहाँ पे बैठे थे आदरणीय महोदय, उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी थोड़ा सा तैयारी करनी थी, कमजोर। विपक्ष ने तर्कों के साथ हमने मुद्दे उठाए, हमने उठाया अडानी को किस तरह इन्होंने एकड़ों में, हजारों एकड़ों में जमीन दे दी 1 रुपए प्रति वर्ष के, उससे बिहार को किस तरह प्रति व्यक्ति आय पे कम रखा, वो मुद्दा हमने उठाया। ये सब हम आंकड़ों पर बात की हमने। महिलाओं को इन्होंने किस तरह रिश्वत देने के काम किया उस पर हमने मुखर होकर बात की। अगर हमने कोई वायदा किया तो हमने कहा हम चुनाव जीतेंगे तब इसे पूरा करेंगे। ये तो चुनाव के बीच में पैसा भेज रहे हैं, चुनाव आयोग चुप है। गोलियां चल रही हैं, चुनाव आयोग चुप है। नेता धमकी दे रहे हैं, चुनाव आयोग चुप है। एक ही व्यक्ति 3 जगह वोट कर रहा है, चुनाव आयोग चुप है। लगातार वोटिंग जिस दिन हुई थी, आपको ध्यान होगा, उस दिन भी ऐसे कई प्रश्न निकल कर आए कि कहीं ना कहीं धांधली का अंदेशा है। अभी आपको मैं बता रही हूँ, राजस्थान का एक व्यक्ति जिसके पास 7 वोटर आईडी कार्ड भेज दिए गए हैं, एक ही घर में, एक ही एड्रेस पर, और एपिक नंबर सब में अलग है। तो ये धांधली नहीं है, क्या है? किसे कहेंगे वोट चोरी? तो एक ही लाइन में बात खत्म करती हूँ, अंतिम लाइन, कि जब तक चुनाव आयोग का चुनने का तरीका, चयन का तरीका अगर निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक कोई भी चुनाव औचित्यहीन मैं मानती हूं अब। और इसके लिए अब सड़कों पर आना होगा, क्रांति भी करनी होगी, और लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमें उतरना होगा और सही तरीके से इस लड़ाई को लड़ना होगा। और मैं ये आपके डीबी लाइव के दर्शकों से कहूंगी, उसके लिए हम अग्रसर हैं। और मैं ये
दावा है मेरा कि हम इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये चुनाव अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है और मेरे लिए खासकर बड़ा ही स्तब्ध करने वाला ये नतीजा रहा है। तो मैं बिल्कुल इस पर कहूंगी कि बिल्कुल हम निराश होने की बात ही नहीं है। ये तो एक तरीके की ये अन्याय है। सामाजिक न्याय तो क्या देंगे, ये तो वोटर्स के साथ अन्याय करने पर आ गए हैं। तो मुझे लगता है ये गलत है, ये लोकतंत्र पर हमला है और खतरे की घंटी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। समय चूंकि खत्म हो चुका है, इस चर्चा को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत कुछ आज दिन भर, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि आप देख रहे हैं 202 सीटें एनडीए के खाते में और 35 सीटें मात्र इंडिया और अदर्स के खाते में, 6 सीटें, और इसमें से 5 सीटें जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में गई हैं। 5 सीटें सीधे AIMIM के खाते में। पिछली बार भी 5 सीटें थी, 5 में से 4 सीटें आरजेडी के खाते में चली गई थी, लेकिन इस बार ये 5 के 5 क्या इनके साथ इंटैक्ट रहेंगे या इसमें से भी टूट होगी, देखा जाएगा। सीएम कौन बनेगा ये भी देखा जाएगा। लेकिन 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे आगे, सबसे बड़ी पार्टी। जेडीयू 85 सीटों के साथ नंबर 2 पे, और नंबर 3 की पार्टी यहाँ पर आरजेडी है, 25 सीटें। नंबर 4 की पार्टी एलजेपीआर है, 19 सीटें। और इसके बाद आप आगे देख रहे हैं नंबर 5 की पार्टी में कांग्रेस पार्टी 6 सीटें, 6 की 6 कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और सबसे कम वोटों से फारबिसगंज की सीट जीती है कांग्रेस पार्टी, 221 वोटों से फारबिसगंज की सीट। प्रशांत जी, हम लोग गए थे, आपको याद होगा, फारबिसगंज में, और कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, बिल्कुल कांटे की टक्कर। और वहाँ जो मंडल वोटर्स की बात हमारे एक साथी ने बताई थी फारबिसगंज में, और वही वहाँ पे काम आया, और कांग्रेस पार्टी हालांकि यहाँ जीती है। तो चलिए, ये इस पर विश्लेषण हम आगे भी करेंगे। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करूँ।